कहानी की शुरुआत होती है बोजी से, जो कि अपने महल से बाहर निकल आता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है। तभी उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर वहाँ पे आ जाता है और ये क्रिएचर बोजी को बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। और यहाँ पे इस क्रिएचर को दिख जाता है कि बोजी के सिर पे एक छोटा सा ताज है। इसका मतलब ये है कि बोजी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और ये बात क्रिएचर को पता चल जाती है, इसलिए वो लगातार फिर बोजी से पैसे मांगने लगता है। लेकिन यहाँ पे बोजी ना तो कुछ बोल रहा था और उसकी बातों पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा था, जिसके बाद इस क्रिएचर को पता चलता है कि बोजी ना तो बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्रिएचर के इशारों से बोजी समझ रहा था कि क्रिएचर उससे क्या मांगना चाहता है और आखिरी में फिर क्रिएचर बोलता है कि ठीक है, मुझे अपने सारे कपड़े दे दो। और यहाँ पे बोजी उसे अपने सारे कपड़े दे देता है और अब बोजी यहाँ से जाने वाला था। लेकिन ये क्रिएचर बोजी से बोलता है कि अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे तो मुझे और भी ज्यादा कीमती चीजें चाहिए तुमसे, और बोजी इसके लिए मान जाता है। फिर बोजी जब अपने महल में वापस जा रहा था तो रास्ते में लोग उसे घूर के देखे जा रहे थे। हर किसी का यही बोलना था कि बोजी के कपड़े कहाँ चले गए। और उसकी थोड़ी देर बाद हर कोई बोजी का मजाक बनाने लगता है और हर कोई उस पर हंसने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी बोजी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप अपने महल की तरफ जाने लगता है। फिर अगले दिन बोजी उसी क्रिएचर से मिलने के लिए काफी नए कपड़े पहन करके जाता है और इसके अलावा काफी कीमती चीजें भी अपने साथ लेकर के आता है। और फिर दोनों की इसी तरीके से बातचीत चलती रहती है और आगे चल करके दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और उसके बाद ये क्रिएचर बताता है कि मेरा नाम काके है। और फिर यहाँ पे बोजी उसको समझाता है कि एक दिन मुझे इस पूरे किंगडम का राजा बनना है। लेकिन इस बात पे कागे हंसने लगता है और उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि ना तो तुम बोल सकते हो और ना ही तुम सुन सकते हो, तो तुम जैसा राजा भला किस किंगडम को चाहिए। लेकिन बोजी अपने सपने को लेके बहुत सीरियस होता है। इसके बाद बोजी फिर अपने महल की तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे कागे भी उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ पे कागे देखता है कि बोजी जब अपने महल की तरफ जा रहा था तो काफी लोग उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बोजी उन्हें कुछ नहीं बोलता और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। फिर बोजी जब अपने महल में पहुंचता है तो उसको महारानी एली मिलती है। वो बोलती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम कभी भी राजा नहीं बन पाओगे। लेकिन ये बोजी की सौतेली माँ है। बोजी की असली माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। फिर इसके बाद डोमास बोजी से बोलता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे हैं। फिर बोजी अपने रूम में चला जाता है कपड़े पहनने के लिए और उसके रूम में पीछे से कागे भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कागे दूर से देखता है कि बोजी रो रहा है, क्योंकि बोजी भले ही सबके सामने दिखाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसका कितना ही मजाक उड़ाएं या फिर उसको डांटें, लेकिन अंदर ही अंदर बोजी को इस बात का फर्क पड़ता है जब लोग उसका मजाक बनाते हैं और लोग उसको डांटते हैं। इसके बाद बोजी चला जाता है अपने फादर से मिलने के लिए और उसके फादर का नाम होता है किंग बोसे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक किंगडम का, जहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं और इंसान लगातार हार रहे होते हैं। और तभी बोसे वहाँ पे आता है और सभी गॉब्लिन्स को मार देता है और सभी इंसानों को बचा लेने के बाद बोसे उस जगह का राजा बन जाता है। अब देखा जाए तो बोसे एक जायंट है, लेकिन उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो डोमास को बोलता है कि तुम्हें बोजी की ट्रेनिंग और भी ज्यादा अच्छी करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि बोजी को तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दो। अब इधर पे हम देखते हैं कागे को, जो महल के अंदर ही भटक रहा होता है। तभी एक आदमी उसे पकड़ लेता है और वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और किसको मारने आए हो। अब ऐसा ही आदमी इसलिए पूछता है क्योंकि कागे शैडो क्लैन से बिलोंग करता है। ये एक ऐसा क्लैन है जो कि असैसिनेशन के लिए भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम फिर से बोजी को देखते हैं जिसकी ट्रेनिंग चल रही है। तभी वहाँ पे एक और प्रिंस आ जाता है जिसका नाम है डायडा। अब डायडा वैसे तो छोटा भाई है बोजी का, लेकिन उसकी हाइट देखने पे सबको ऐसा ही लगता है कि वो बड़ा भाई है। और यहाँ पे डायडा तुरंत ही बोलता है कि मुझे बोजी से लड़ना है, लेकिन डोमास इसके लिए मना करता है। वो बोलता है कि बोजी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि वो तुमसे लड़ सके, लेकिन डायडा को ना सुनने की आदत नहीं है। फिर गुस्से में आकर के वो डोमास को बोलता है कि तुम मुझसे लड़ो और यहाँ पे फिर दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन डोमास बहुत ही आराम से यहाँ पे डायडा को हरा देता है। फिर इसके बाद बोजी भी बीच में आ जाता है और बोलता है कि मुझे भी मेरे छोटे भाई से एक बार लड़ना है और दोनों की लड़ाई यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। और सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं दोनों की फाइट को देखने के लिए। जैसे ही दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, यहाँ पे डायडा लगातार हमला कर रहा होता है बोजी के ऊपर, लेकिन बोजी उसके हर एक हमले को डॉज कर लेता है। और ये चीज देख करके सभी लोग हैरान थे, क्योंकि सबको लगा था कि बोजी बहुत ही जल्द हार जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोजी जल्दी हार नहीं मानता, बल्कि एक हमला करने में कामयाब होता है, वो भी डायडा के सिर के ऊपर। और सभी लोग ये चीज देख करके हैरान थे, क्योंकि यहाँ पे सबका यही मानना था कि बोजी तुरंत ही हार मान लेगा और जल्दी हार जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं कागे का। हमें पता चलता है कि कागे की ही तरह शैडो क्लैन के काफी सारे मेंबर हुआ करते थे, लेकिन एक दिन फिर विलेजर्स ने डिसाइड किया कि वो सभी शैडो क्लैन के मेंबर्स को मार देंगे। और यहाँ पे कागे की माँ उसको उस विलेज से लेकर के कहीं दूर जा रही थी, लेकिन रास्ते में काफी सारे सोल्जर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब यहाँ पे कागे की माँ उसको एक जगह पे छुपा देती है और कागे को बोलते हैं कि तुम कहीं दूर चले जाना, उस जंगल में जाकर के छुप जाओ और पीछे मुड़ के मत आना। कागे वैसा ही करता है जैसा उसकी माँ ने उससे बोला था। अब इसके बाद कागे की माँ अकेले ही लड़ने चली जाती है उन सभी सोल्जर्स से, लेकिन वो ज्यादा टिक नहीं पाती और उनकी भी जान चली जाती है। फिर इसके बाद कुछ सोल्जर्स यहाँ पे कागे का पीछा भी
भी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की कागे के सामने आती है और उन सोल्जर्स को गलत रास्ता बता देती है और उसके बाद कागे की जान बचाते हुए वो कागे को बोलती है कि तुम्हें किसी और विलेज में जाकर के छुपना होगा। और यहाँ पे बेचारा कागे जो बहुत ही छोटा है, उसे दुनियादारी के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन अब उसे अकेले ही इस दुनिया में सरवाइव करना होगा। फिर हम देखते हैं कि कागे जब एक दूसरे विलेज में आ जाता है तो वो खाना खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे कागे को कोई भी खाना नहीं देता। फिर कागे जब भूखा प्यासा एक जगह पे बैठा होता है तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे अपना जूठा खाना देता है। कागे फिर उसका खाना खाने लगता है और फिर ये आदमी कागे को अपने घर ले जाता है। घर पे कागे को सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे बर्तन धोना और कपड़े धोना, और उसके बदले में ये आदमी कागे को अपना जूठा खाना दिया करता था। लेकिन उन सोल्जर्स ने कागे के काफी सारे पोस्टर लगा दिए थे और इस आदमी को जब पता चलता है कि कागे के बदले इसको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं तो ये सोल्जर्स को बता देता है कि कागे किधर पे रहता है। और वो सोल्जर जब कागे को पकड़ने के लिए आते हैं तो कागे वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ दिन बाद कागे वापस से इस आदमी के घर पे आता है, लेकिन ये आदमी फिर मना कर देता है कागे को अपने पास रखने के लिए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी कागे लगातार इस आदमी का पीछा करता रहता। फिर एक दिन बार में इस आदमी की किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के दौरान इस आदमी की जान चली जाती है और तब कागे बहुत रोता है इस आदमी के लिए, क्योंकि जब सारी दुनिया ने कागे को ठुकरा दिया था तब इस आदमी ने कागे को भले ही कुछ दिनों के लिए लेकिन अपने घर पे रखा था। और यहाँ पे कागे बहुत उदास हो जाता है जब ये आदमी मर जाता है। फिर इसके बाद कागे इधर से भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। फिर एक विलेज से दूसरे विलेज वो लगातार भटकता रहता है, लेकिन हर जगह लोगों का व्यवहार उसके लिए एक जैसा ही रहता है। और फिर कागे डिसाइड करता है कि अब वो पहले की तरह अच्छा बन के नहीं रहेगा, वो भी लोगों के साथ बुरा करेगा ताकि वो अपना फायदा निकाल सके। अब इधर पे प्रेजेंट में हम देखते हैं डैडा और बोजी का लड़ाई चल रहा है, जहाँ पे डैडा लगातार कोशिश कर रहा है बोजी के ऊपर अटैक करने की, लेकिन हर बार बोजी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद हम इस स्वॉर्ड्समैन को देखते हैं जिसका नाम बेबिन है और ये डैडा का ट्रेनर है। और यहाँ पे आदमी बताता है कि बोजी भले ही उसके अटैक को डॉज कर रहा है, लेकिन ये लड़ने का सही तरीका नहीं है। और तभी डोमास इन दोनों की फाइट के बीच में आ जाता है और यहाँ पे डोमास साइन लैंग्वेज के जरिए बोजी को कुछ समझाता है, जिसके बाद बोजी यहाँ पे डैडा के सारे अटैक को ऐसे डॉज करना बंद कर देता है। लेकिन बोजी बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए यहाँ पे वो डैडा से लगातार पीट रहा होता है। और यहाँ पे डैडा भी अपना पूरा गुस्सा उतार देता है बोजी के ऊपर, उसे लगातार पीट रहा होता है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में एक भाला आके गिरता है, जो कि इस आदमी के द्वारा गिराया जाता है। ये आदमी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि डैडा अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ऐसे ही चलता रहा तो बोजी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर इसके बाद डोमास इस मैच को यहीं पे रोक देता है और यहाँ पे बोलता है कि डैडा ने इस मैच को जीत लिया है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ बोजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि डोमास ने मैच के बीच में बोजी को ये बात बोली थी कि तुम्हें इस तरीके से लड़ना बंद करना होगा, क्योंकि राजा एक दूसरे से ऐसे नहीं लड़ते, तुम कब तक उसके अटैक को केवल डॉज करते रहोगे, तुम्हें उस पर हमला भी करना होगा। और यही बात डोमास ने समझाई थी साइन लैंग्वेज के जरिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं बोजी को, जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, लेकिन चोट लगने के बावजूद भी वो अपने बेड से उतरता है और एक स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और स्वॉर्ड को जब वो उठा रहा होता है तो लगातार रोता है। तभी वहाँ पे कागे आ जाता है और कागे जैसे ही वहाँ पे आता है तो बोजी रोना बंद कर देता है और उसके बाद एक अच्छी स्माइल देता है। तब यहाँ पे कागे बोजी से बोलता है कि चाहे आज मैच में कुछ भी हुआ हो, मेरे लिए तो तुम ही विजेता हो। और ये सुनते ही बोजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस बार वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि बोजी यहाँ पे रो रहा था ये सोच करके कि फाइनली चलो कोई तो है जिसको मेरे एफर्ट्स दिख रहे हैं। और फिर उस रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तभी कागे को एहसास होता है कि कोई उनके रूम में आ रहा है। फिर कागे जाकर के छुप जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी वहाँ पे आ चुका है। कागे को ऐसा लगता है कि आदमी बोजी की जान लेना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आदमी वहाँ पे आता है और बोजी को हील करने लगता है। फिर इसके बाद जब कागे वहाँ से जाने लगता है तभी उसके सामने बेबिन आ जाता है और बेबिन इस बार कागे को यहाँ से भागने नहीं देता। और अगले दिन सबको पता चलता है कि किंग बोसे अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से अब उनकी डेथ हो गई है और सभी लोग उनकी डेथ पे रो रहे होते हैं। तभी उनकी आखिरी वसीयत को पढ़ा जाता है और इसके अंदर लिखा होता है कि अगला राजा बोजी को बनाया जाएगा। ये बात सुनते ही सब लोग हैरान थे, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि बोजी राजा नहीं बन सकता, वो बहुत ही कमजोर है। लेकिन अब क्योंकि किंग बोसे ने अपनी आखिरी वसीयत में लिखा है तो उसी को राजा बनाना होगा। और तभी एक डेविल बोसे की बॉडी से बाहर निकलता है। वो बोजी की तरफ इशारा करता है और उसको देख के हंसने लगता है और उसके थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे सभी लोगों को बताया जाता है कि उनका अगला राजा डैडा बनेगा। और ये सुनते ही बोजी हैरान था, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि उसका नाम लिया जाने वाला है। तो होता यूं है कि बोसे की आखिरी इच्छा को नहीं माना जाता और यहाँ पे महारानी बोलती है कि हम लोग आपस में ही वोट करेंगे कि अगला राजा किसको बनाना चाहिए। और ये लोग डैडा को अपना अगला राजा चुनते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कागे को, जिसको एक जेल में रखा गया है। लेकिन जब कागे वहाँ जेल से भागने लगता है तभी अचानक से उसके सामने फिर से बेबिन आ जाता है। वो उसको फिर से पकड़ लेता है। तब कागे समझाता है कि मैं यहाँ पे किसी को मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पे बोजी की मदद करना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं बोजी को, जो कि उदास है और एक जगह पे बैठा होता है। तभी उसके सामने बेबिन आता है। वो बताता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो यहाँ से जा चुका है और वो तुमसे अब नहीं मिल पाएगा। और ये बात सुनते ही बोजी उदास हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डैडा को, जो कि अपने स्वॉर्ड्समैन को बोलता है कि जाकर के अपीस और सैन डिएगो को मार दो, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इसको वोट नहीं
नहीं किया था, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि बोजी ही अगला राजा बने। लेकिन बेबिन ऐसा करना नहीं चाहता था, वो इस काम के लिए हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों ही बहुत ही लॉयल सोल्जर्स हैं इस रॉयल फैमिली के। और इसके बाद बेबिन चला जाता है अपीस की जान लेने के लिए। लेकिन जब दोनों की लड़ाई होती है तो अपीस यहाँ पे जीत जाता है और वो बेबिन को वहीं पे मरने के लिए छोड़ जाता है। अब यहाँ पे बोजी डिसाइड करता है कि वो एक जर्नी पे निकलेगा और इसी जर्नी के दौरान वो कागे को भी ढूंढेगा। लेकिन जब वो अपनी सौतेली माँ से पूछता है कि क्या मैं एक जर्नी पे जा सकता हूँ, तो उसकी सौतेली माँ ऐसा करने से उसे मना कर देती है। बोजी उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी बोजी डिसाइड करता है कि वो किसी को बिना बताए यहाँ से भाग जाएगा। फिर वो जब अपने रूम से भाग ही रहा होता है कि तुरंत ही वहाँ पे उसकी सौतेली माँ आ जाती है और वो लोग बोजी को ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन इस दौरान बोजी का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरता है। फिर बोजी को बहुत चोट आती है। तुरंत ही उसकी सौतेली माँ वहाँ पे आती है और बोजी को हील करने लगती है। और फिर हमें पता चलता है कि उस रात को भी बोजी को हील करने वाली यही थी। उन्होंने ही अपनी हीलिंग पावर की मदद से उस रात को भी बोजी को ठीक किया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब बोजी बहुत ही छोटा था और जब उसकी माँ मर चुकी थी, तब बोजी पहली बार अपनी सौतेली माँ से मिला था। लेकिन बोजी स्टार्टिंग में उनसे बात नहीं किया करता था और ना ही तो कभी उनके सामने जाता था। लेकिन एक दिन बोजी बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने एक सांप मर रहा है। और तब वहाँ पे उसकी सौतेली माँ आकर के अपनी हीलिंग पावर की मदद से उस सांप को ठीक कर देती है। और तभी से बोजी जो है अपनी सौतेली माँ के करीब चला जाता है और उनको प्यार भी करने लगता है। तो देखा जाए तो उसकी सौतेली माँ इतनी बुरी नहीं है, वो बोजी से प्यार तो करती है, लेकिन उन्हें फिक्र रहती है कि कहीं बोजी को कुछ हो ना जाए। लेकिन अगले दिन ये परमिशन दे देती है बोजी को एक जर्नी पे जाने के लिए। लेकिन जाने से पहले ये बोलती है कि तुम्हारे साथ डोमास भी जाएगा और डोमास का एक साथी भी तुम्हारे साथ जाएगा, और जैसे ही तुम्हारी ये जर्नी खत्म हो जाए तुम तुरंत ही लौट आओगे। और बोजी इसके लिए मान जाता है। फिर इसके बाद तीनों ही जर्नी के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे किंग बोसे ने सबसे पहली बार डोमास को बोला था अपने बेटे यानी कि बोजी को ट्रेनिंग देने के लिए, और तभी से बोजी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा महारानी यहाँ पे डोमास को ये भी सिखाती है कि तुम्हें बोजी से कैसे बात करनी है, यानी कि वो साइन लैंग्वेज भी सिखाती हैं। अब इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे इनके टाउन के अंदर एक जज आया है। इस जज का काम ये होता है कि ये हर एक टाउन में जा करके किंग को देखता है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसके बाद उनका रैंक बताता है। और यहाँ पे हम डायडा को देखते हैं जो कि एक मैजिक मिरर से बात कर रहा होता है। वो मैजिक मिरर यहाँ पे डायडा को बताती है कि तुम्हें बोजी को मरवाना होगा, क्योंकि अगर लोगों ने आगे चल करके बोजी को पसंद किया तो हो सकता है बोजी तुम्हारी जगह राजा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डायडा एक आदमी से लड़ाई कर रहा था, लेकिन उसी दौरान डायडा हार जाता है। और फिर इसके बाद ये काउंसलर बोलता है कि तुम्हारी रैंक 90 है, यानी कि सबसे कम। और इसको सुनने के बाद डायडा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इधर पे ये तीनों अपनी जर्नी पे होते हैं और तुरंत ही एक टाउन के अंदर आते हैं। और यहाँ पे हम बोजी को देखते हैं जो कि इस जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तभी डोमास बोलता है कि मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम बोजी का ध्यान रखना। लेकिन तभी आदमी देखता है कि बोजी कहीं पे गायब हो गया है। और काफी देर ढूंढने के बाद बोजी एक जगह पे सोया हुआ मिलता है। बोजी सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया है, 2 दिन से वो सोया नहीं था। लेकिन जब बोजी उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास उसका बैग नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी ने उसका बैग चुरा लिया। फिर रात में उस जगह पे खाना खा लेने के बाद जब अगले सुबह ही लोग निकल रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें फिर से वही बैग मिलता है जो बोजी के पास था। इसके बाद इन्हें काफी सारे जीवों का सामना करना पड़ता है जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जब ये दोनों आगे जा रहे थे तब बोजी इनके पीछे था, लेकिन तुरंत ही एक तितली से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बोजी और एक गड्ढे में जाके गिर जाता है। फिर बोजी की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक गुफा में देखता है। गुफा के अंदर एक हंटर होता है। उसको उम्मीद थी कि कोई जानवर उसकी जाल में फंस जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक इंसान है। अब वो बोजी को स्टार्टिंग में नहीं मारता बल्कि बोजी को बोलता है क्या तुम मेरा रिचुअल में साथ दोगे। और यहाँ पे बोजी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और लगातार उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन आखिरी में आदमी बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए बलि दोगे। और इस बात को सुनते ही बोजी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी बोजी वहाँ से भाग करके फिर डोमास से जाकर के मिलता है। ये तीनों एक जगह पे रुक करके खाना खाते हैं और फिर अगले ही दिन एक नए टाउन में पहुंच जाते हैं। इस टाउन के अंदर एक गेट होता है जिसको हेल गेट के नाम से भी जाना जाता है। और अगर कोई भी आदमी इस गेट के अंदर चला जाता है तो सीधा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चला जाएगा। फिर इसके बाद डोमास अपने साथी से बोलता है कि तुम तब तक हमारे लिए रूम ढूंढो। और यहाँ पे डोमास बोजी के साथ आ जाता है उसको हेल गेट दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोजी बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन डोमास उसे हौसला देता है और बोलता है आगे आने के लिए। और जैसे ही बोजी आगे आता है डोमास उसे धक्का देता है हेल गेट के अंदर। लेकिन गेट के अंदर आ जाने के बावजूद भी बोजी को ज्यादा चोट नहीं लगती और वो अभी भी जिंदा था। तो होता यूं है कि जब बोजी नीचे गिर रहा था तभी उसके बैग में से कुछ रस्सियां निकलती हैं जिससे कि उसकी जान बच जाती है। और यहाँ पे फिर बोजी को पता चलता है कि उसके बैग में शुरू से ही कागे था। फिर कागे बताता है कि मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ था। जब तुम खिड़की से नीचे गिर रहे थे तब मैं तुम्हारे नीचे आ गया था ताकि तुम्हें ज्यादा चोट ना लगे। और इसके अलावा जब चोर तुम्हारा बैग चोरी कर रहा था तब मैंने इस चोर को चोरी करने से रोका था। और ये सब करने के लिए मुझे बेबिन ने कहा था। उसने कहा था कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि आगे चल करके तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। फिर यहाँ पे बोजी रोते हुए समझाने की कोशिश करता है कि मुझे बहुत भरोसा था डोमास के ऊपर, लेकिन उसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अब कोई भी नहीं है। तब यहाँ पे कागे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब हमें ऊपर नहीं नीचे जाना होगा, क्योंकि हो सकता है नीचे हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। अब उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे डायडा जो है
डोमैस को धमकी देता है कि तुम्हें बोजी की जान लेनी होगी, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब डोमैस वैसा ही कर देता है जैसे डायडा ने उसको बोला था, लेकिन डोमैस को बहुत ही बुरा लग रहा था। अब यहाँ पे डोमैस जब रोते हुए उस आदमी के पास आता है तो वो पूछता है कि बोजी कहाँ पे है। फिर डोमैस उसको सारी सच्चाई बता देता है और बोलता है कि हमारा मेन मकसद यही था कि हमें बोजी की जान लेनी है। और ये सुनते ही आदमी लड़ने लगता है डोमैस से, लेकिन तुरंत ही हार जाता है। फिर आखिरी में डोमैस अपना राइट हैंड काट देता है क्योंकि उसी हाथ से उसने धक्का दिया था बोजी को उस गेट के अंदर। अब यहाँ पे हम डायडा को देखते हैं जो कि उस मैजिक मिरर के साथ अपनी ही महल के बेसमेंट में जा रहा होता है, क्योंकि बेसमेंट में किंग बोसी की डेड बॉडी रखी गई है। और यहाँ पे मिरर डायडा को बताती है कि अगर तुम्हें अपने फादर की पावर चाहिए तो तुम्हें उसकी डेड बॉडी को पहले हासिल करना होगा। और इसके बाद जैसे ही वो गेट पे पहुंचता है वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड होते हैं। तो मिरर बताती है कि दोनों बॉडीगार्ड तुम्हारी हेल्प करेंगे उस पावर को पाने के लिए। फिर यहाँ पे किंग बोसी की डेड बॉडी को जो फ्रीज करके रखी गई थी उसको एक मिक्सी में पीस दिया जाता है और उसके बाद उसके अंदर काफी सारे रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है, जिसके बाद वहाँ से एक बर्ड निकल करके आती है। उस बर्ड को ये दोनों मिलकर के काट देते हैं और उसका खून यहाँ पे पिलाया जाता है डायडा को। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे अपीस भी आ रहा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है अपीस के बारे में कि उसे यहाँ का रॉयल गार्ड बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को साबित करना था और किंग बोसी ने उसको एक जानवर से लड़वाया था और उस जानवर को हरा देने के बाद ही यहाँ पे अपीस इनका रॉयल गार्ड बन पाया था। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और लड़की भी थी जो इनका फाइट देख रही थी, लेकिन अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। अब यहाँ पे प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डायडा उस ब्लड को पीने से मना कर देता है। मिरर बोलती है कि तुम्हें इस ब्लड को पीना होगा तभी तुम अपने फादर की पावर को पा सकते हो, अगर तुम इसको नहीं पियोगे तो तुम पावरफुल नहीं बन पाओगे। फिर डायडा बोलता है कि अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मैं अपने दम पे बनूंगा, यानी कि मेहनत करके। मैं किसी शॉर्टकट के जरिए पावरफुल नहीं बनना चाहता। और बाद में उस ब्लड के गिलास को फेंक देता है। अब यहाँ पे बोजी और कागे जब आगे बढ़ रहे थे तभी एक जहरीली गैस वहाँ पे लीक होने लगती है। वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। वो लोग भाग तो रहे होते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को उठा करके अपने पैलेस में ले जाते हैं। अब यहाँ पे बोजी को जब होश आता है तब वो देखता है अपने सामने एक राजा को। वो राजा यहाँ पे बोजी को देख करके बोलता है कि मुझे पता है तुम किसके बेटे हो। मुझे पता चला कि बोसी की जान चली गई है, लेकिन वहाँ का नया राजा बोसी के छोटे बेटे को बना दिया गया है, ना कि बड़े बेटे को, क्योंकि बड़ा बेटा राजा बनने के लायक नहीं है। और ये बात सुनते ही कागे को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी कागे आगे आने लगता है और उस राजा से बात करते हुए बोलता है कि ना तो मेरा जो दोस्त है वो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसको बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना दो, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हारा नाम डैसा है और तुम अंडरवर्ल्ड के राजा हो। इसके अलावा तुम्हारी रैंकिंग जो है 2nd नंबर पे है। डैसा बोलता है कि ठीक है मैं इसको पावरफुल बना दूंगा, लेकिन पहले मुझे इसका एक टेस्ट लेना होगा। इसके बाद डैसा अपने ही कमांडर इन चीफ को आगे करता है और बोलता है कि तुम्हें इसके साथ फाइट करना होगा। अब यहाँ पे कमांडर जैसे ही बोजी से लड़ने आता है तो बोजी उस पर हमला करता है, लेकिन कमांडर को कुछ भी नहीं होता और कमांडर को ऐसा लग रहा होता है कि वो एक बच्चे से फाइट कर रहा है। यहाँ पे डैसा ये बोलता है कि क्या मजाक है ये तो ढंग से लड़ भी नहीं सकता और तुम चाहते हो कि मैं इसको ट्रेनिंग दूं। आगे बोलता है कि भले ही बोजी वार करने में अच्छा ना हो, लेकिन ये डॉज अच्छे तरीके से कर सकता है। और यहाँ पे बोजी कमांडर के हर एक हमले को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी डैसा बोलता है कि मैं इसको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे जो बोजी है उसकी फंडामेंटल स्किल अच्छी नहीं है, क्योंकि वो हर बार अपने आप को बचाने की सोचता है, ना कि हमला करने की। और ऐसा इंसान कभी भी किसी जंग में जीत नहीं सकता। लेकिन तुरंत ही कागे बोलता है कि मेरे पास एक लेटर है जिसके बाद आपको इसे ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे ही डैसा उस लेटर को पढ़ता है वो लेटर फाड़ देता है और फिर अपने कमांडर को बोलता है कि जल्द ही इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। अब इन दोनों को जब यहाँ से निकाला जा रहा होता है तो कमांडर इन दोनों को बताता है कि तुम लोग जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो वो डैसा नहीं बल्कि उसका छोटा भाई डेस्पा है। और किंग डैसा अपने छोटे भाई से नफरत करता है, इसलिए वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। इसके अलावा डेस्पा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं तुम दोनों को वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता देता हूँ, तुम दोनों वहाँ तक जाओ और जा करके डेस्पा से मदद मांगो। फिर काफी देर सफर करने के बाद ये लोग डेस्पा के घर तक पहुँच जाते हैं और फिर डेस्पा जैसे दरवाजा खोलता है तो इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। अब यहाँ पे हम डायडा को देखते हैं जिसने ब्लड पीने से मना कर दिया। तभी मिरर बोलती है कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो और तुम्हें इस ब्लड को पीना ही पड़ेगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे अपीस आ जाता है और डायडा उसको देख करके हैरान था, क्योंकि डायडा सोच रहा होता है कि मैंने तो इसे मरवाने का हुक्म दिया था तो ये जिंदा कैसे बच गया। अब यहाँ पे अपीस जो है वो डायडा के ऊपर हमला करके उसकी जान लेने वाला था कि तुरंत ही मिरर से एक आवाज आती है और इस आवाज को सुनने के बाद वो रुक जाता है और बोलता है कि क्या आप मिरांजो हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग बोसा जो है वो अपीस को लेकर के जाता है मिरांजो के पास और फिर मिरांजो से बोलता है कि इसको पावरफुल बना दो क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरपोक है। और यहाँ पे मिरांजो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे सनी देओल बना दूंगी। अब इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे अपीस सारी बात मानने लगता है मिरांजो की, यानी कि उस मिरर की सारी बात मानने लगता है। और इसके बाद
मिरांजो अपना सारा प्लान बता देती है अपीस को। अब ये मौका देखते ही डायडा वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे अपीस उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और बाकी दोनों बॉडीगार्ड भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो ब्लड पिला देते हैं डायडा को। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कागे अपने आप को और बोजी को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है डेस्पा के सामने। फिर वो लेटर भी दे देता है डेस्पा को। तो डेस्पा उस लेटर को जैसे ही खोलता है वो फटा हुआ निकलता है। वो पूछता है कि ये किसने किया। वो बोलता है कि तुम्हारे बड़े भाई ने किया है। डेस्पा बोलता है कि मेरा बड़ा भाई ऐसे ही है, वो मेरे से चिढ़ता है क्योंकि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ उससे। इसके बाद कागे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बना सकते हो। डेस्पा बोलता है ये सही बात नहीं है और तुमने जो सुना है वो गलत है। मैं सिर्फ लोगों को सलाह देता हूँ और बाकी उनके अंदर का जो करेज है या फिर उनके अंदर जो साहस है उसी की मदद से वो पावरफुल व्यक्ति बन पाते हैं। फिर डेस्पा बोलता है कि मैं बोजी को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ फीस लगेगी। और यहाँ पे कागे काफी सारे पैसे दे देता है डेस्पा को, जो कि उसने बोजी के महल से ही चुराए थे। अब यहाँ पे ट्रेनिंग से पहले डेस्पा एक बार हाथ पकड़ता है बोजी का और हाथ पकड़ने के बाद वो बोलता है कि बोजी को इससे ज्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता। बोजी सुनते ही उदास हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेस्पा उसका रास्ता रोकता है और बोलता है कि मैंने तुमसे फीस ले ली है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की और हो सकता है तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। अब अगले दिन बोजी सबसे पहले उठ जाता है और घर का सारा काम कर लेने के बाद वो सबके लिए खाना बना रहा होता है और अपना खाना चखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसने सबसे स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब यहाँ पे डेस्पा और कागे की नींद भी खुल जाती है। वो लोग देख रहे होते हैं बोजी को छुप करके, लेकिन जब वो लोग खाने के टेबल पे बैठते हैं और खाना चखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि बोजी खाना नहीं बना सकता। फिर इसके बाद डेस्पा एक वेपन से भरे रूम के अंदर बोजी को लेकर के जाता है। फिर बोजी वहाँ पे काफी सारे वेपन को ट्राई करता है, लेकिन आखिरी में उसे उसका मनपसंद वेपन मिल जाता है और उसके बाद बोजी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है इस रूम के अंदर। लेकिन यहाँ पे डेस्पा कागे को आने से मना कर देता है और बोलता है कि अकेले रह के ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी होती है, तभी जाकर के इंसान को पता चलता है कि वो क्या गलतियां कर रहा है और किन्हें वो सुधार सकता है। फिर ट्रेनिंग करते हुए बोजी को काफी दिन बीत जाते हैं और वो जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तुरंत ही वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कागे बाहर उसका वेट कर रहा था। वो एक स्केटबोर्ड के ऊपर बोजी को बैठाता है और बाद में ले जाता है उसको बेड की तरफ। अब अगले दिन कागे जब घर का सारा काम कर रहा होता है तभी उसको एक आवाज आती है। वो जैसे ही उस रूम के अंदर जाने वाला था तो डेस्पा उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि सब चीज ठीक है, तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कागे चुपके से देख लेता है कि बोजी ने एक बहुत ही बड़े से पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए हैं और कागे यहाँ पे बोजी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसको ऐसा लगता है कि बोजी की जो मेहनत है वो अब रंग ला रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डायडा को, जिसकी आवाज बदल जाती है। वो बोलता है कि मुझे अपने एक और बेटे को सेक्रीफाइस करना पड़ा इस दुनिया में आने के लिए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है किंग बोसे का, कि जब वो अपनी जवानी के दौर में था तब उसने डीमन से डील किया था। उसने मांगा था डीमन से कि मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बनना है। डीमन ने कहा था कि मैं तुम्हें पावरफुल तो बना दूंगा, लेकिन याद रखना तुम्हारा जो पहला बच्चा होगा मैं उसकी सारी पावर ले लूंगा। और यहाँ पे बोसे इसके लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि आगे चल करके बोसे को अपनी ही तरह एक जायंट मिलती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। फिर हम देखते हैं कि बोसे जब एक जंग में था तभी उसे पता चलता है कि उसका एक बच्चा हुआ है। बोसे जब वहाँ पे पहुँचता है अपने बच्चे को देखने के लिए तो वो देखता है कि उसका बच्चा बहुत ही छोटा है और बहुत ही कमजोर है। तो बोसे समझ जाता है कि उस डीमन ने मेरे बच्चे की सारी पावर ले ली है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि बोजी होता है। यहाँ पे बोसे जब अपने बच्चे को पहली बार देखता है तो उसे खुद पे बहुत गुस्सा आता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको डीमन के साथ डील नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मिरांजो जो कि उस मिरर के अंदर है वो यहाँ पे डायडा को बोसे के नाम से बुलाती है। तो हम समझ जाते हैं कि बोसे की जो आत्मा है वो अब डायडा के अंदर आ चुकी है। और यहाँ पे डायडा जाकर के मिरांजो से पूछता है कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है। तो मिरांजो उसे एक फोटो दिखाती है, जिसको देखने के बाद बोसे हंसने लगता है। तब मिरांजो बोलती है कि हमारे अगले प्लान के मुताबिक हमें तुम्हारी दूसरी वाइफ की जान लेनी होगी, नहीं तो वो हमारे प्लान में रुकावट बनेगी। और यहाँ पे बोसे अपीस को बोलता है कि अपने साथ कुछ मॉन्स्टर्स लेकर के जाओ और उसकी जान ले लो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डोमैस जो है हाकुरो से लड़ रहा है। हाकुरो को बोलता है कि हम वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर महारानी को पता चला कि बोजी मर चुका है तो वो मेरी जान ले लेंगी, इसलिए हम दोनों यहीं पे छुपे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हाकुरो बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। वो चला जाता है महारानी के पास और उनको सारी बात बता देता है। इसके बाद महारानी बोलती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और हाकुरो को सबके सामने मारा जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे डोमैस आ जाता है मास्क पहन करके और हाकुरो की जान बचा करके उसको लेके जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे बोसे आ जाता है जो कि अभी डायडा की बॉडी के अंदर है। वो इन दोनों को यहाँ से भागने से रोकता है। तब महारानी बोलती है कि इन दोनों की जान ले ली जाए, लेकिन बोसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि चिंता मत करो, बोजी अभी जिंदा है और वो अंडरवर्ल्ड में ट्रेनिंग ले रहा है। यहाँ पे बोसे को इसलिए पता चल गया था कि बोजी अभी जिंदा है क्योंकि जब उसने मिरांजो से पूछा था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के बारे में, तब मिरर ने उसे बोजी का चेहरा दिखाया था। लेकिन यहाँ पे डोमैस जो है वो हाकुरो को लेकर के अपने साथ कहीं पे जा रहा होता है और वो हाकुरो को बताता है कि किंग बोसे ने हमें आदेश दिया है कि हमें एक अंडरवर्ल्ड का गेट तोड़ना है जो कि नीचे बना हुआ है। ऐसा करने से होगा यूं कि जितने भी मॉन्स्टर हैं जो अंडरवर्ल्ड में रहते हैं वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं डेविन को, जो कि मरा नहीं था क्योंकि उसकी जान इन सांपों के द्वारा बचा ली गई थी और ये सांप बोजी के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद हमें डायडा का एक छोटा सा झलक दिखाया जाता है
जहाँ पे डायडा एक बहुत ही अंधेरे से जगह पे है। डायडा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो किस जगह पे है। अब इधर पे बोसे जो है वो अपने बारे में बता देता है महारानी को, जिसको सुनने के बाद महारानी पूछती है कि हमारा बेटा कहाँ गया। तो यहाँ पे बोसे बोलता है कि मुझे नहीं पता, और महारानी तुरंत ही वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे महारानी जब अपने रूम के अंदर आराम कर रही थी, तभी कुछ मॉन्स्टर जो कि महारानी की जान लेना चाहते थे वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन महारानी का जो बॉडीगार्ड है जिसका नाम डोरसे है, वो महारानी के प्रोटेक्शन के लिए लगातार मॉन्स्टर से अकेले लड़ रहा था। लड़ाई के दौरान डोरसे का जो आर्मर था वो टूट जाता है और ये बिना आर्मर के ही लगातार उन मॉन्स्टर से लड़ रहा था। फिर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को मार तो देता है, लेकिन लड़ाई में ये बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और काफी ज्यादा खून बहने की वजह से इसे चक्कर आने लगते हैं और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब इसको होश आता है तो उसको पता चलता है कि महारानी ने अपनी हीलिंग पावर की मदद से उसको हील कर दिया है। यहाँ पे महारानी समझ जाती है कि ये सभी चीजें बोसे के आदेश पे हो रहा है, यानी कि मॉन्स्टर किसी और के नहीं बल्कि बोसे के द्वारा भेजे गए हैं। महारानी तुरंत ही बोसे के सामने जाती है और उसको बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की और ऊपर से तुमने हमारे बच्चे को कहाँ गायब कर दिया मुझे नहीं पता। तब यहाँ पे बोसे बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में, और तुम पे हमला हुआ मुझे इसके बारे में भी नहीं पता था। महारानी बोलती है कि तुम्हें सब चीज के बारे में पता था, मुझसे झूठ मत बोलो, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुमने अपने ही बच्चे की जान ले ली होगी। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि डायडा को अपनी माँ की आवाज आ रही होती है। फिर डायडा लगातार चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुला रहा होता है। तभी महारानी सोच रही होती है कि डायडा की आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो देखती है कि बोसे की बॉडी के अंदर से डायडा की आवाज आ रही है। वो लगातार बोल रही होती है कि मेरे बच्चे को वापस करो, लेकिन यहाँ पे बोसे ऐसा करने से मना कर देता है। और फिर बोसे डोरसे को बोलता है कि अपनी महारानी को लेकर के यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अब यहाँ पे डायडा अंदर फंस जाता है और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तब डायडा को इस बात का एहसास होता है कि बोजी पे क्या बीतती होगी, क्योंकि बोजी को दिन रात यही सब चीजें सहनी पड़ती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे बोजी को, जिसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तो डेस्पा बोलता है कि आज हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने खाने के लिए। तब कागे देखता है कि बोजी के पास एक हथियार है। वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना हथियार दिखाओगे। जब बोजी उसे अपना हथियार दिखाता है तो कागे बोलता है कि ये तो चीटिंग है, और वो डेस्पा को बोलता है कि तुमने बोजी को एक ऐसा हथियार दिया है जो कि बिल्कुल ही स्वॉर्ड की तरह नहीं बल्कि एक निडल की तरह दिखता है। उसको एक स्वॉर्ड चाहिए, ना कि कोई निडल। तो डेस्पा बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने बोजी के साथ बहुत बार ट्रेनिंग की है, मुझे पता है कि बोजी के लिए यही हथियार सबसे बेस्ट है। अभी लोग रेस्टोरेंट में आकर के जब खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो लोग गुंडे आते ही सबसे पहले बोजी का मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे डेस्पा उन्हें कुछ नहीं बोलता। वो लोग कागे का भी मजाक बनाते हैं, लेकिन डेस्पा उन्हें फिर भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही लोग डेस्पा का मजाक बनाते हैं तो डेस्पा एक गुंडे को पीट देता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट का मजाक बना लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरा मजाक बनाया तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। लेकिन फिर तीनों गुंडे एक साथ मिल करके डेस्पा को पीटने लगते हैं। तभी डेस्पा की जान बचाने के लिए बोजी बीच में आ जाता है, और यहाँ पे बोजी बिना हथियार के ही लड़ने वाला था। तब कागे बोलता है कि तुम्हें अपना हथियार अपने साथ रख लेना चाहिए। तो डेस्पा बोलता है कि चिंता मत करो, वो बिना हथियार के ही इनसे लड़ लेगा। और इसके बाद बोजी दो गुंडों को बहुत ही आराम से नीचे पटक देता है। तब यहाँ पे कागे को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो डेस्पा उसको बताता है कि बहुत ही सिंपल तरीका है, ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम अपने ही अपोनेंट की पावर का इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ, और बोजी ने उसी का इस्तेमाल किया है। फिर आखिरी वाला गुंडा जब अपना हथियार से हमला कर रहा होता है बोजी पे, तब यहाँ पे बोजी भी अपने हथियार को उठा लेता है। इसके बाद बोजी उसको तुरंत ही हरा देता है। और यहाँ पे डेस्पा बताता है कि बोजी ने एक्चुअली में उसके ब्लड वेसल पे हमला किया था, जिसकी वजह से उसका जो खून था दिमाग में जाना बंद हो गया और वो वहीं पे हार गया। कागे बहुत ही खुश था बोजी के लिए, और वो डेस्पा से बोलता है कि तुम्हारा शुक्र है जो तुमने बोजी को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया। फिर इसके बाद जब ये तीनों घर जाने लगते हैं तो डेस्पा इनको बोलता है कि मुझे कुछ काम है, तुम दोनों घर पहुंचो। इसके बाद हमें पता चलता है कि डेस्पा ने जानबूझ करके उन गुंडों को पैसे दिए थे पिटने के लिए बोजी से, और डेस्पा ऐसा इसलिए करता है ताकि वो बोजी के अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। यहाँ पे गुंडे बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि बोजी कमजोर है, माना कि हम लोग जानबूझ के हार गए बोजी से, लेकिन बोजी के अंदर ताकत है, अगर वो ढंग से उसका इस्तेमाल करे तो वो किसी को भी हरा सकता है। अभी तो रास्ते में कागे पूछता है बोजी से कि तुमने इतना अच्छा डॉज करना कहाँ से सीखा। तब यहाँ पे बोजी बताता है कि मेरा एक और दोस्त है जिसने मुझे डॉज करना सिखाया, और उसने मेरे को बताया कि मैं किस तरीके से अपने बाकी सेंसेस पे डिपेंड रह सकता हूँ अच्छा लड़ने के लिए। यहाँ पे कागे बताता है बोजी को कि बेबिन ने मेरे को पहले ही बता दिया था कि उनके महल पे हमला हो सकता है, और इसलिए वो चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और उसने मुझसे ये भी बोला था कि बहुत जल्द महल पे हमला होगा, इसलिए अब हमें भी महल की तरफ लौट जाना चाहिए। फिर इसके बाद हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है एक आदमी का, जो कि एक जेल के अंदर बंद होता है और वो एक चूहे को मार करके खा रहा है। तो देखो, बचपन में जब बोजी और डायडा दोनों छोटे थे तब डायडा बहुत ही ज्यादा प्यार करता था बोजी से, और वो उसको अपना भाई मानता था। यहाँ तक कि डायडा की माँ ने उसको बोला भी था कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि बोजी बहुत ही कमजोर है, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि तुम उसकी प्रोटेक्शन कर सको। और डायडा ने बोला था कि हाँ मैं ऐसा जरूर करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब किंग बोसे एक मिरर ला करके देता है डायडा को, और उसके बाद वो मिरर लगातार डायडा के मन में ये बात डाल देती है कि तुम्हें ही केवल राजा बनना चाहिए और तुम्हें अपने बाकी दुश्मनों को मार देना चाहिए। और तभी से डायडा जो है वो बोजी को नीची नजरों से देखने लगता
लगता है। तो डायडा सोचने लगता है कि राजा तो उसी को बनना पड़ेगा क्योंकि बोजी बहुत ही वीक है, और ये बात वो बेबिन को भी बताता है। फिर बेबिन उसे गाँव के बीच में लेकर के जाता है और एक आदमी को दिखाता है। वो बोलता है कि ये भी सेम बोजी की ही तरह ही है, बस फर्क इतना है कि ये देख नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ना ही तो ये सुन सकता है, ना ही बोल सकता है और ना ही देख सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर जीने की चाह है और इसके जीवन में हमसे ज्यादा स्ट्रगल है, लेकिन उसके बावजूद भी जीना चाहता है और जिंदगी में कुछ करना चाहता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये किसी चीज से नहीं डरता क्योंकि इसे पता है कि किंग बो से इसे हर चीज से बचा के रखेंगे। और तुम्हें भी आगे चल करके एक ऐसा राजा बनना होगा जो दूसरों की मदद करेगा, खासकर कमजोरों की, ना कि तुम्हें कमजोरों को नीचे नजरों से देखना होगा। तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा, तभी तुम एक अच्छे राजा बन पाओगे। डायडा इन सभी बातों को याद कर ही रहा होता है कि तुरंत ही वो एक लड़की को देखता है। डायडा उसके पास जाकर के पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई और यहाँ से बाहर निकलने का क्या तुम्हें रास्ता पता है। तभी कुछ लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं जो कि उस लड़की का मजाक बनाने लगते हैं। लड़की वहाँ से भागने लगती है तो उसका मास्क वहीं पे छूट जाता है। तब डायडा देखता है कि ये लोग उसका मजाक बना रहे हैं तो मुझे उसके पास जाना चाहिए। डायडा जैसे उसका मास्क लेकर के उसके पास जाता है तो डायडा को पता चलता है कि उस लड़की के चेहरे पे से स्किन गायब है और उसका दोनों हाथ भी गायब है। तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस लड़की का ये हाल इन्हीं लोगों ने किया है। उन लोगों ने इस लड़की के चेहरे पे से स्किन हटा दी और इसके दोनों हाथ काट दिए थे। डायडा को जैसी ये बात पता चलती है वो हर एक को पीटने लगता है, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं। तब डायडा डिसाइड करता है कि उस लड़की के साथ रहेगा और लगातार इसकी प्रोटेक्शन करता रहेगा, लेकिन तुरंत ही सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर इसके बाद डायडा अपना नाम बताता है और उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की बताती है कि मेरा नाम मिरांजो है, और वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन डायडा उसको मना करता है। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो ताकि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करता रहूं। अब यहाँ पे हम उसी मिरर को देखते हैं जो कि अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ एक पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डेजा को, जिसको कुछ एहसास होता है गलत होने का। वो तुरंत ही एक जेल के अंदर आता है। ये वही जेल है जिसके अंदर हमने थोड़ी देर पहले एक आदमी को देखा था जो मरा हुआ चूहा खा रहा था। डेजा समझ जाता है कि किसी बाहर के आदमी ने पोर्टल की मदद से इस कैदी को भगाया है, और इस कैदी का नाम होता है ऑकिन, जो कि अंडरवर्ल्ड आर्मी का पुराना कमांडर रह चुका है। इसको मारना असंभव है क्योंकि ये इमॉर्टल है, और अगर ये गलती से धरती के ऊपर आ गया तो ये हर किसी की जान ले लेगा। और यहाँ पे डेजा अपने आदमी से बोलता है तैयार रहने के लिए क्योंकि हमें ऊपर जाना होगा। और फिर हम देखते हैं डोमास को, जो कि हाकुरो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यहाँ पे डोमास ने अपने लिए एक नकली हाथ भी बना लिया है। और इधर पे हम अपीस को देखते हैं जो कि एक दरवाजे पे खड़ा रह करके उसकी सुरक्षा कर रहा था। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जब वो पहली बार मिरांजो से मिला था। तो होता यूं है कि ये शुरू से बहुत डरपोक था, लेकिन मिरांजो ने इसे हौसला दिया था और कहा था कि तुम लड़ सकते हो और बहुत अच्छा लड़ना जानते हो, बस तुम्हें खुद पे भरोसा रखना होगा। और तभी से अपीस मिरांजो की हर बात मानने लगता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मिरांजो ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। और यहाँ पे जिस दरवाजे पे अपीस खड़ा था वहाँ से तुरंत ही दोनों बॉडीगार्ड मिरर को लेकर के बाहर आ जाते हैं। और तब अपीस बोलता है कि आप दोनों का स्वागत है, मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। यहाँ पे डेसा अपनी पूरी आर्मी से बोलता है कि कुछ कैदी यहाँ से भाग गए हैं और किंग बोसे के इलाके में जाकर के छुप गए हैं। हमें उनको ढूंढ करके लाना होगा वापस इस दुनिया में, और इसके अलावा किंग बोसे अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमें उसके महल पे हमला करके उसका पूरा राजपाट अपने अंदर में शामिल कर लेना चाहिए। और यहाँ पे बोजी और कागे डेस्पा का शुक्रिया करके वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तुरंत ही वहाँ पे काफी सारे गार्ड आ जाते हैं अंडरवर्ल्ड के, और वो लोग बोजी से बोलते हैं कि हम तुम्हारे ही महल की तरफ जा रहे हैं, आ जाओ हमारे साथ। रास्ते में बोजी पूछता है कि तुम लोग हमारे महल की तरफ क्यों जा रहे हो। तब यहाँ पे इनका कमांडर बताता है कि हमारे काफी सारे कैदी भाग गए हैं और वो लोग तुम्हारे किंगडम में जाके छुप गए हैं, इसलिए हमें जाना होगा उनको पकड़ने के लिए। और ये सारी बातें सुन लेने के बाद बोजी को सबसे ज्यादा फिक्र होने लगती है अपनी माँ की। और इधर पे जो महारानी है वो हमला करने जा रही होती है बोसे के ऊपर ताकि डायडा को उसकी बॉडी से निकाल सके, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स महल के अंदर से भागते हुए इनकी तरफ आते हैं। तो डोरसो उनसे पूछता है कि क्या हुआ। वो लोग बताते हैं कि बोसे को पकड़ लिया गया है। अंडरवर्ल्ड के काफी सारे कैदियों ने मिल करके बोसे के ऊपर अचानक से हमला कर दिया और उसे बंदी बना लिया है। और ये बात सुनती ही महारानी अपने बाकी सोल्जर्स के साथ चली जाती है लड़ने के लिए। यहाँ पे कागे कैप्टन से पूछता है, यानी कि कमांडर से, कि पर वो लोग बोसे किंगडम पे ही क्यों हमला कर रहे हैं। तो कमांडर बताता है कि हो सकता है वो सभी कैदी किसी के कहने पे ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं है, और वो लोग चाहते हैं कि कोई भी बाहर का व्यक्ति महल के अंदर ना घुस पाए। अब यहाँ पे ये सभी कैदी जब मिरांजो के साथ जा रहे होते हैं तो ये लोग पूछते हैं कि तुम लोग हमें यहाँ पे क्यों लेकर के आए हो। तो मिरांजो बताती है कि तुम लोग जो चाहे यहाँ पे कर सकते हो, चाहे तो जाकर के विलेज पे हमला करो या फिर इस पूरी कंट्री पे कब्जा करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैदियों को ये सुनकर के भरोसा नहीं होता मिरांजो पे, इसलिए वो तुरंत ही मिरांजो के दोनों बॉडीगार्ड पे हमला कर देते हैं। और यहाँ पे मिरांजो नीचे गिर जाती है, लेकिन मिरांजो अपने आप को एक डायमंड में बदल लेती है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। ये चीज अपीस देख लेता है और इन लोगों पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। तो मिरांजो बोलती है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी एक कैदी की नजर जाती है इन दोनों बॉडीगार्ड पे। वो देखता है कि इन बॉडीगार्ड के कपड़ों के अंदर कोई इंसान नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि मिरांजो के पास कोई स्पेशल पावर है। और ऊपर से वो ये भी देखता है कि वो चारों तरफ मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। तभी वो अपने बाकी साथियों से बोलता है कि हमें लड़ना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर हम मिरांजो से लड़ेंगे तो वो हमें बेसमेंट से कभी बाहर नहीं निकालेगी और हम लोग इधर ही कैद हो जाएंगे और फिर यहीं पे मर जाएंगे। इसलिए ये कैदी मिरांजो से माफी मांगता है और अपीस को बोलता है कि तुम भी अपना भला
ताला नीचे कर दो। और यहाँ पे हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि कागे और बोजी को बताता है कि चिंता मत करो, इस लड़ाई में डेस्पा भी हमारा साथ देगा। कागे पूछता है कि अगर डेस्पा को भी इस लड़ाई में आना था तो वो हमारे साथ क्यों नहीं आया। तो कैप्टन बताता है कि डेस्पा को एक्चुअली बोला गया था इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, और उसने कहा था कि वो लड़ाई में तभी शामिल होगा जब उसका फेवरेट घोड़ा उसके साथ आएगा, क्योंकि डेस्पा अपने किंगडम को तो छोड़ गया लेकिन अपने फेवरेट घोड़े को यहीं पे रख गया। अब उसका जो फेवरेट घोड़ा है वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देता, और अगर उस पर ध्यान ना रखा जाए तो दिन भर खाता ही रहता है, और इसी वजह से वो फूल के मोटा हो गया है। तब डेस्पा जब पहली बार अपने घोड़े को देखता है तो वो घोड़ा उसको देख करके बहुत खुश हो जाता है और उसे एक लात मारता है, और डेस्पा इस लड़ाई में बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन हो सकता है उसको टाइम लगे क्योंकि घोड़ा बहुत मोटा हो गया है, तो वो धीरे धीरे आएगा। अब यहाँ पे सभी कैदी मिल करके जब किंग बोसा को बंदी बना करके जेल के अंदर डाल देते हैं, तब हम देखते हैं कि ऑकिन जा करके बैठ जाता है किंग बोसा की जगह। लेकिन किंग बो को ये बात अच्छी नहीं लगती, वो तुरंत ही ऑकिन पे हमला करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन जब ऑकिन उस पर हमला करता है तो उसे घायल कर देता है और उसे धीरे धीरे मरते हुए देख रहा होता है। तभी जोको वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम नया राजा बन जाओ, लेकिन ऑकिन इसके लिए मना कर देता है। तो जोको फिर अपने आप को ही वहाँ का नया राजा डिक्लेयर कर देता है। फिर हमें किंग बो का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग बो के फादर जब महल छोड़ के जा रहे थे तब वो बोलते हैं अपने बेटे से कि तुम्हें एक अच्छा राजा बनना होगा। लेकिन उस जगह को छोड़ने से पहले किंग बो के फादर पूरे महल को जला देते हैं और यहाँ पे किंग बो की पत्नी और बच्चों को भी मार देते हैं, और यही कारण था कि किंग बो आगे चल करके एक विलन बन गया। हमें एक और बात पता चलती है कि किंग बो के फादर वही व्यक्ति हैं जो कि गुफा के अंदर मिले थे बोजी को, और इसके बाद जोको जो है किंग बो की डेड बॉडी को वहाँ से कहीं दूर फेंक देता है, और वो डेड बॉडी मिलती है बेबिन को। तो बेबिन अपने बाकी साथियों से यानी कि अपने सांप से बोलता है कि इस डेड बॉडी को कहीं दफना दो, लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं किंग बो का हाथ हिलते हुए, तो हमें पता चल जाता है कि ये अभी जिंदा है। और यहाँ पे डोमास अपने साथी के साथ चला जा रहा होता है उस गेट की तरफ, ताकि उस गेट को तोड़ सके, क्योंकि ये गेट जो है वो अंडरवर्ल्ड को इस दुनिया से जोड़ती है। और यहाँ पे महारानी डोरिस के साथ महल के गेट पे पहुंच जाती है। तभी डोरिस देखता है वहाँ पे अपीस को, तो अपीस से पूछता है कि क्या ये सब तुम्हारा किया धरा है। तब अपीस बोलता है नहीं, ये सब मैंने नहीं किया। और फिर यहाँ पे मिरांजो बोलती है कि ये सब मैंने करवाया है। अब मिरांजो की आवाज सुनते ही डोरिस चुप हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो मिरांजो को जानता है। और यहाँ पे मिरांजो जो है वो अपने मॉन्स्टर्स को बोलती है महारानी की जान लेने के लिए। तब यहाँ पे डोरिस मिरांजो से पूछता है कि तुम तो पहले ये सब नहीं चाहती थी। मिरांजो बोलती है कि मैं शुरू से यही चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं इस किंगडम को तबाह कर दूं, बस मुझे एक मौके की तलाश थी। फिर यहाँ पे डोरिस सोच रहा होता है कि हो सकता है मिरांजो ने ही यहाँ पे बोजी की माँ को मरवा दिया हो, क्योंकि ये एक अफवाह होती है, और वो सोच रहा होता है कि ये अफवाह सच भी हो सकती है। फिर वो अपीस से पूछता है कि तुम मिरांजो के साथ कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे अपीस बताता है कि मैंने अपनी वफादारी जो है वो मिरांजो के नाम कर दी है। और तभी ये सारे मॉन्स्टर एक साथ मिल करके डोरिस पे हमला कर देते हैं। डोरिस स्टार्टिंग में तो उनको हरा देता है, लेकिन आगे चल करके ये मॉन्स्टर फिर से अपनी पूरी ताकत से डोरिस पे हमला करने लगते हैं। और यहाँ पे महारानी के साथ कुछ नाइट्स आ जाते हैं, वो लोग प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं महारानी की, कि तभी दो कैदी ऊपर से नीचे आ जाते हैं यहाँ पे महारानी को चोट पहुंचाने के लिए। लेकिन तभी एक सबसे बड़ा वाला कैदी जो हरे रंग का दिखता है वो वहाँ पे आ जाता है और सभी नाइट्स को एक ही बार में हरा देता है। लेकिन आखिरी में केवल एक ही नाइट बचा हुआ था। तो यहाँ पे डोरिस बोलता है उस नाइट को कि तुम महारानी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि महारानी लड़ नहीं सकती। लेकिन ये नाइट ऐसा नहीं करती, बल्कि ये नाइट वहीं पे रुक करके डोरिस की मदद करती है सभी मॉन्स्टर को मार गिराने के लिए। और उतने देर में महारानी वहाँ से भागने का डिसाइड करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि उसके सामने ऑकिन आ जाता है और ऑकिन तुरंत ही उसे घायल कर देता है। फिर महारानी अपने आप को हील कर रही होती है ताकि वो जख्मी ना हो जाए। और यहाँ पे डोरिस सब चीजें देख रहा होता है और थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी ये हरा वाला कैदी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर यहाँ पे नाइट चली जाती है महारानी की रक्षा करने के लिए। वो ऑकिन के ऊपर काफी सारे हमला करती है, लेकिन इससे ऑकिन को कुछ नहीं होता। ऑकिन फिर से उठ खड़ा होता है और तुरंत ही नाइट का गला काट देता है। तभी महारानी एक होली लाइट का इस्तेमाल करती है ताकि ऑकिन को उधर से दूर भगाया जा सके। और जैसे ही ऑकिन उधर से कहीं भागने लगता है, तुरंत ही महारानी नीचे आकर के उस नाइट की मदद करती है ताकि उसे हील किया जा सके। लेकिन अब उतने देर में वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और इन दोनों को घेर लेते हैं, और अब महारानी को बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन तुरंत ही अपीस यहाँ पे बीच में आकर के अपना भाला फेंकता है ताकि वो महारानी की जान बचा सके, और फिर महारानी को बोलता है वहाँ से भागने के लिए। लेकिन महारानी वहाँ से अकेले नहीं भाग सकती, वो अपने साथ अपने नाइट को भी लेकर के जाना चाहती थी। और यहाँ पे मिरांजो अपीस को बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे वफादार हो तो मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर दूंगी, लेकिन अगली बार मुझे धोखा मत देना। लेकिन उतनी देर में डोरिस को होश आ जाता है और वो सभी मॉन्स्टर को एक बार में हरा देता है, और इसके अलावा जितने भी बड़े कैदी थे वहाँ पे उनको भी वो एक ही बार में हरा देता है। और इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि डोरिस को अचानक से क्या हो गया। और यहाँ शहर के अंदर बाकी सभी सिपाही बोलते हैं लोगों से कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि हम अपना घर छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और तभी वहाँ पे ऑकिन आ जाता है, वो धीरे धीरे करके गाँव के लोगों को मारने लगता है और काफी सारे सोल्जर्स की भी जान ले लेता है। और इस तरफ डोरसे की भी हालत खराब हो रही होती है, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर से डोरसे अकेले नहीं लड़ पाता और धीरे धीरे वो थक जाता है। और तभी मिरांजो यहाँ पे अपीस को बोलती है कि हमें महल के अंदर जाना होगा, क्योंकि कोई बिना इजाजत के महल के अंदर घुस आया है। और वो बताती है कि मैं सभी चीजें कर रही हूँ किंग बोसे के लिए, क्योंकि किंग बोसे का ये सपना था, लेकिन उसकी फैमिली इसके बीच में आ रही है।
इसलिए मुझे उसकी फैमिली को खत्म करना होगा। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मिरांजो किंग बोसे से बोलती है कि तुम्हें एक और बच्चा कर लेना चाहिए, तभी तुम अपने आप को जल्दी मरने से बचा सकते हो। लेकिन किंग बोसे बोलते हैं कि जायंट फीमेल जो है वो केवल एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है। तो यहाँ पे मिरांजो बोलती है कि फिर तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे सिटी के अंदर अंडरवर्ल्ड के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग घुस जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ऑकिन ने यहाँ पे कितने सारे लोगों की जान ले ली है और इसके अलावा उसने काफी लोगों को घायल भी कर दिया। फिर यहाँ पे कैप्टन को याद आता है कि डेस्पा ने उससे क्या कहा था। डेस्पा ने बोला था कि जब तक मैं वहाँ पे ना आ जाऊँ तुम में से कोई भी ऑकिन से नहीं लड़ेगा। और मेरी दूसरी बात कि बोजी को ऑकिन से हमेशा दूर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए बोजी को ऑकिन के नजदीक मत जाने देना। और यही कारण था कि कमांडर यहाँ पे बोजी को बोलता है कि तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। अब यहाँ पे अपीज जब मिरांजो को लेकर के जा रहा होता है महल की तरफ, तभी दो कैदी उस पर हमला कर देते हैं। फिर उनमें से एक कैदी तुरंत ही मिरांजो को लेकर वहाँ से जब भाग रहा होता है तो मिरांजो अपने आप को भारी बना लेती है। और यहाँ पे अपीज उनमें से एक को जब हरा करके दूसरी की तरफ बढ़ रहा होता है तभी बीच में जोको आ जाता है और उन लोगों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब जोको की एक चाल थी और वो तीनों मिल करके फिर मिरांजो को वहाँ से लेकर के जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि अपीज यहाँ पे बेहोश पड़ा है और इस तरफ पे मॉन्स्टर जो है वो डोरिस को लगातार घायल कर देते हैं, जिसके बाद वो उसका एक पाँव भी उखाड़ देते हैं। फिर भी डोरिस लगातार उनसे लड़ता रहता है, लेकिन आखिरी में उसकी एक आंख भी फूट जाती है और महारानी ये सब देख करके डर जाती है और वो तुरंत ही किंग बोसे को आवाज लगाती है। यहाँ पे किंग बोसे जिस जेल के अंदर बंद होता है वो तुरंत ही जेल तोड़ करके जाने वाला होता है महारानी की तरफ, लेकिन तुरंत ही उसको मिरांजो का ख्याल आता है और वो फिर से जेल के अंदर बैठ जाता है। और यहाँ पे बेबिन जब बोसे को देख रहा होता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो यही सोचता है कि ये सब चल क्या रहा है। अब यहाँ पे महारानी डिसाइड करती है कि वो यहाँ से नहीं भागेगी और डोरिस की मदद करेगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने डोरिस को हील नहीं किया तो डोरिस यहाँ पे मर जाएगा। इसलिए वो डोरिस की जैसी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और यहाँ पे डोरिस भी अपने आप को संभालता है। तभी जमीन के अंदर से मित्सुमाता निकलती है। ये वही सांप है जो कि हमने देखा था बोजी के बचपन में। और ये लोग महारानी को बोलते हैं कि आप डोरिस को तब तक ठीक करिए, उसको हील करिए, तब तक हम बाकी मॉन्स्टर को ठिकाने लगाते हैं। और यहाँ पे महारानी डोरसे को हील कर देती है, लेकिन डोरसे अभी बेहोश होता है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक कैदी आ जाता है जिसका नाम गिगैन है। वो इन लोगों पे हमला करने वाला ही था कि तुरंत मित्सुमाता अपने छोटे सांपों से बोलता है इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर ले जाने के लिए, और वो खुद गिगैन पे हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन गिगैन की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो मित्सुमाता के सामने टिक जाता है और मित्सुमाता को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। और वो मित्सुमाता की जान लेने वाला था कि तुरंत पीछे से बोजी आ जाता है और गिगैन को बेहोश कर देता है। बोजी जैसे अपने सामने मित्सुमाता को अधमरा देखता है तो रोने लगता है। तब कागे लेकर के आता है महारानी को और बोलता है इसे हील करने के लिए, लेकिन महारानी बोलती है कि मेरे हीलिंग पोर्शंस खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे कागे काफी सारे हीलिंग पोर्शन को देता है और बोलता है कि अब आप इसको ठीक कर सकती हैं। और उसके बाद महारानी मित्सुमाता को ठीक करने लगती हैं, लेकिन तुरंत ही डोरसे को होश आता है और वो देखता है कि गिगैन उन पे हमला करने वाला है। वो सबको सावधान भी करता है। तब यहाँ पे बोजी बोलता है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, मैं इससे अकेले लड़ने वाला हूँ। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बोजी की ट्रेनिंग चल रही थी। तब डेस्पा उससे पूछता है कि क्या तुम इस क्रिस्टल को तोड़ सकते हो। बोजी बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं तोड़ पाऊंगा। तब यहाँ पे डेस्पा बोलता है कि पर मैं इसको तोड़ सकता हूँ, और उसका कारण ये है कि हर एक मटेरियल का एक वीक पॉइंट होता है और तुम्हें उसी वीक पॉइंट के ऊपर हमला करना है, और अगर तुमने ऐसा किया तो चाहे कोई भी धातु कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो टूट जाएगा। और यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि गिगैन अपने हैमर से हमला करने वाला है बोजी के ऊपर, लेकिन बोजी अपनी छोटी सी स्वॉर्ड से तुरंत उसका हैमर तोड़ करके यहाँ पे गिगैन को बेहोश कर देता है। और बोजी की ऐसी पावर देख लेने के बाद महारानी को भी यकीन नहीं आता कि ये पुराना वाला बोजी है। उसको ऐसा लगता है कि बोजी कितना बदल गया है। और फिर महारानी को एक बात याद आती है कि जब बोजी के ऊपर लोग हंसा करते थे क्योंकि उसका शरीर बहुत ही छोटा था और वो बहुत ही कमजोर था, लेकिन आज देखो बोजी कितना बदल गया है। फिर बोजी देखता है कि मित्सुमाता ठीक हो जाता है, वो तुरंत ही अपनी माँ को गले लगाता है। लेकिन यहाँ पे महारानी को शक होता है कागे के ऊपर। वो बोलती है कि कहीं तुम धोखा न दे दो बोजी को। तो यहाँ पे मित्सुमाता बताता है उसको कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कागे ने कई बार अपनी जान खेल करके बोजी की जान बचाई है और वो उसका सच्चा दोस्त है। फिर यहाँ पे बोजी अपनी माँ को बोलता है कि इनको भी हील कर दो, क्योंकि मॉन्स्टर्स की कोई गलती नहीं है, ये लोग किसी के वश में थे इसलिए ये सब कर रहे थे। और यहाँ पे गिगैन भी उठ खड़ा होता है और वो झुक जाता है बोजी के सामने, और वो फिर बोजी की पावर को एक्नॉलेज करने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा चेला बनना है। यहाँ पे बोजी मान तो जाता है इस बात के लिए, लेकिन बोजी बोलता है कि तुम्हें सर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग दोस्त बन के रहें। अब यहाँ पे ऑकिन जो है वो कमांडर के साथ लड़ाई कर रहा होता है। कमांडर तुरंत ही ऑकिन का एक हाथ काट देता है, लेकिन वो फिर से रीजनरेट हो जाता है उसका हाथ, और तुरंत ही आसमान से एक बिजली आकर के गिरती है, जिसके बाद ऑकिन वहीं पे स्टैचू बन जाता है। फिर तुरंत ही वहाँ पे डेस्पा आता है और उसका स्वॉर्ड उससे अलग करता है और उसका जो घोड़ा होता है उसका स्वॉर्ड तोड़ देता है, और उसके बाद ऑकिन को तुरंत ही बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पे कमांडर बताता है कि मुझे नहीं लगा था कि ऑकिन इतना बुरा बन जाएगा, क्योंकि वो पहले बहुत ही एक अच्छा इंसान था। फिर यहाँ पे डेस्पा बोलता है कि जब किसी इंसान की उम्र नहीं बढ़ती और इमॉर्टल बन जाता है तब वो सबसे पहले अपनी इंसानियत ही खो देता है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें पता है हमें एक दिन मरना है, इसलिए इंसान काफी अच्छी मेमोरीज बनाता है और एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन जो इंसान मरता ही नहीं, वो जिंदगी भर जीता रहता है और ना ही तो उसके उसको अच्छी मेमोरी होती है जिसके सहारे वो जी सके, तब इंसान ऑकिन की तरह बन जाता है और लोगों का खून बहाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं किंग डेजा को, जो कि अपनी पूरी आर्मी के साथ तैयार होता है उस गेट के पास, ताकि वो ऊपर की दुनिया
दुनिया में जा सके। फिर यहाँ पे कागे बोलता है बोजी से कि हमें जल्द से जल्द इन सभी मॉन्स्टर्स को लेकर के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में छोड़ना होगा, इससे पहले कि डोमेस उस गेट को बंद कर दे। और इनको इस गेट के बारे में और डोमेस के बारे में मित्सुमाता ने पहले ही बता दिया था। तब यहाँ पे महारानी बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा, लेकिन बोजी जाने से पहले मुझे इतना बताओ कि क्या तुम डोमेस का सामना कर पाओगे, खासकर डोमेस ने जो तुम्हारे साथ किया। तब यहाँ पे बोजी थोड़ा घबराने लगता है। तो कागे बोलता है कि चिंता मत करो, अब तुम पहले वाले बोजी नहीं रहे। और फिर इसके बाद बोजी अपनी खुद की एक टीम बनाता है और चला जाता है उस गेट की तरफ। लेकिन बाकी लोग यहीं पे रुक जाते हैं ताकि वो बाकी सोल्जर्स की मदद कर सके यहाँ से बाहर निकलने में। फिर यहाँ पे डोरिस महारानी को बोलता है कि बोजी पहले से बहुत ज्यादा मेच्योर हो गया है। तो महारानी बहुत ही प्राउडली बोलती है कि वो मेरा बेटा है। अब यहाँ पे डोमेस जैसे गेट के पास पहुंचता है उसे इस बात का एहसास होता है कि कोई गेट से आने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स वहाँ से आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ कैदी को लेने आए हैं और अगर तुमने हमारा रास्ता रोका तो हमें तुमसे फाइट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे डोमेस को नहीं पता कि ये सोल्जर्स क्या बोल रहे हैं, क्योंकि डोमेस ऊपर गया नहीं और शुरू से वो नीचे था, इसलिए उसको नहीं पता कि ऊपर क्या चल रहा है। लेकिन डोमेस को ऐसा लगता है कि ये लोग ऊपर जाएंगे तो हो सकता है लोग किंगडम के ऊपर कब्जा कर लें, इसलिए डोमेस इन्हें रोकने की कोशिश करता है और इन 3 सोल्जर से अकेले लड़ता है और बाद में इन तीनों को हरा भी देता है। तभी वहाँ पे किंग डेसा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा किंगडम अब बेकार हो गया है, उसको मेरे कंट्रोल में कर दो। और ऊपर से जो बोसे है वो बहुत ही हाइट में छोटा है, तो मैं अब उससे लड़ सकता हूँ और उसको हरा भी सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करते हो तो मैं तुमसे पहले लड़ूंगा। अब यहाँ पे डोमेस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन डोमेस इतना ज्यादा सोचने लगता है डेसा के बारे में कि वो लगातार यही सोच रहा होता है कि वो कहाँ से हमला करेगा और वो खुद के सेल्फ डिफेंस के बारे में भूल जाता है। और तभी डेसा उसके ऊपर हमला करके यहाँ पे डोमेस के अखरोट तोड़ देता है। लेकिन दर्द में होने के बावजूद भी डोमेस फिर से लड़ने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे डेसा बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी की जान लेने नहीं आया हूँ, मैं बस एक आदमी की जान लेना चाहता हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी वहाँ पे गिगैन बोजी को लेकर के आ जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही डोमेस बोजी को देखता है वो रोने लगता है। और यहाँ पे कागे सोचता है कि अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ऊपर से किंग डेसा यहाँ पे क्यों आया है। तभी कागे का ध्यान जाता है बोजी की तरफ और उसको देख करके ऐसा लग रहा होता है कि उसको ट्रॉमा अटैक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कागे नहीं चाहता कि बोजी जो है वो डोमेस के प्रति बहुत ज्यादा नफरत अपने मन में कर ले, क्योंकि जब कागे की माँ को उसके आंखों के सामने मार दिया गया था तब कागे भी थोड़ी देर के लिए पत्थर दिल बन गया था और वो सारे गलत काम किया करता था। इसलिए कागे नहीं चाहता कि बोजी भी उसी रास्ते पे चलने लगे। लेकिन यहाँ पे डोमेस को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है अपनी जान देने के लिए। लेकिन जब हाकुरो वहाँ पे जाकर के देखता है तो उसे पता चलता है कि डोमेस अभी जिंदा है। और फिर हाकुरो उससे बोलता है कि ये पागलपंती करना बंद करो और अभी चलो बोजी के पास, क्योंकि हमें बोजी की प्रोटेक्शन करनी होगी। तभी डेजा अपने सोल्जर्स को बोलता है कि गिगैन को बंदी बना लो, लेकिन गिगैन ऐसा होने नहीं देता और सभी सोल्जर्स को हरा देता है। लेकिन तुरंत ही किंग डेजा एक बिजली का हमला करता है गिगैन के ऊपर और गिगैन बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद डोमेस और हाकुरो आगे आ जाते हैं बोजी के ताकि उसकी प्रोटेक्शन कर सके। और वो लोग डेजा को पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो डेजा बताता है कि हमारे यहाँ पे काफी सारे कैदी हैं जो तुम्हारे इधर पे आ गए हैं, हमें उन्हें पकड़ना है और वापस लेकर के जाना है। और मुझे पता है कि उन कैदियों को आजाद करवाने के पीछे किसका हाथ है। उस लड़की का नाम है मिरांजो, लेकिन इनमें से किसी को पता ही नहीं होता कि मिरांजो कौन है। लेकिन मिरांजो के नाम सुनते ही बोजी को कुछ याद आने लगता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे बोजी की माँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर सारे भाले ले लेती हैं और वो मिरांजो को भी बोलती हैं कि प्लीज बोजी को छोड़ दो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे मिरांजो उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने आदमियों को बोलती है इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे बोजी को कुछ हो ना जाए इसलिए उसकी माँ जो है वो अपने अंदर बोजी को छुपा के रखती है और एक आखिरी बार मरने से पहले बोजी को गुड बाय बोलती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे तीर उनके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं और यहाँ पे बोजी की माँ मर जाती है और बेचारा बोजी अपनी ही माँ के खून में सन जाता है। लेकिन जो लोग मिरांजो के साथ मिलकर के काम कर रहे थे वो लोग मिरांजो को धोखा दे देते हैं और एक तीर आकर के मिरांजो को भी लगता है। वो जैसे ही नीचे गिरती है तब यहाँ पे बोजी देख लेता है मिरांजो को और ऊपर से वहाँ पे डेविल भी आ जाता है। लेकिन इससे पहले बोजी कुछ और देख पाता, उसकी माँ की बॉडी कोलैप्स कर जाती है और वो कुछ देख नहीं पाता। और अब इन्हीं सब बातों को याद करते हुए बोजी रोने लगता है। तो कागे उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन बोजी उसको कोई भी जवाब नहीं देता और बोलता है सब ठीक है। फिर यहाँ पे किंग डेजा बताता है कि वो मिरांजो को मारने आए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि किंग बोसे उसे रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि किंग बोसे और मिरांजो एक दूसरे के साथ बहुत पहले से हैं। लेकिन उससे पहले एक काम करो कि गिगैन को बंदी बना लो। लेकिन यहाँ पे बोजी ऐसा करने से उसे मना करता है और पूछता है कि इसने क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इसे बंदी बना रहे हो। फिर यहाँ पे डेजा बताता है कि जब मैं अपने फादर के साथ लड़ रहा था ताकि मैं अपना किंगडम वापस पा सकूं, तब मेरे फादर की टीम में गिगैन की तरह काफी सारे जायंट्स थे और गिगैन मेरी टीम में था। तब हमने एक प्लान बनाया था। हम लोग एक जायंट के बच्चे को चुरा करके ले आए थे और उसको लगातार टॉर्चर कर रहे थे। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि बाकी सारे जायंट्स वहाँ पे आ जाए और हम एक साथ सबको मार दें। और होता भी वैसे ही है। उस बच्चे को देखते हुए बाकी सारे जायंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और हम सब जायंट्स को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे गिगैन देख लेता है बच्चों को टॉर्चर होता हुआ और वो नहीं सह पाता बच्चे का टॉर्चर और उसके बाद वो अपने ही लोगों पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए फिर मुझे बीच में आना पड़ता है और मुझे गिगैन को बंदी बनाना पड़ता है। और उसके बाद जिस बच्चे के ऊपर टॉर्चर हो रहा था मैंने उसका गला काट दिया। अब यहाँ पे गिगैन को होश आ जाता है और वो तुरंत ही डेजा के ऊपर हमला करने चला जाता है। डेजा बोलता है कि वो एक जंग थी इसलिए मुझे वैसा करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे गिगैन उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो डेजा मजबूरी में आकर के लाइटनिंग स्ट्राइक करने ही वाला था और कर भी देता है। लेकिन तुरंत ही बीच में बोजी आता है और उसके लाइटनिंग स्ट्राइक को रोक देता है। ये चीज देख करके
के बाकी सब लोग हैरान थे। तभी डेजा पूछता है कि ये जो स्वॉर्ड तुम्हारे पास है तो मेरे भाई की है, डेस्पा की, तो क्या तुम डेस्पा के स्टूडेंट हो? और यहाँ पे कागे बताता है कि हाँ, बोजी जो है वो डेस्पा का स्टूडेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेजा अपने इनविजिबल फोन से अपने भाई को कॉल लगाता है और पूछता है बोजी के पावर के बारे में। तो यहाँ पे डेस्पा बताता है अपने भाई को कि तुम बोजी से नहीं लड़ पाओगे और हार जाओगे। एक काम करो, तुम अभी के लिए अपनी आर्मी लेकर के वहाँ से चले जाओ, और जब बोजी अपने फादर किंग बोसे को हरा देगा तब तुम वहाँ पे आ करके मिरांजो की जान ले लेना। डेजा को आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो अपने आदमी से बोलता है कि हम वापस जा रहे हैं, और वो बोलता है कि हम गिगैन को भी अपने साथ लेकर के जाएंगे, लेकिन इस बार मैं गिगैन को बंदी बना करके नहीं ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि गिगैन मेरी आर्मी में शामिल हो जाए। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे डेजा जब उस बच्चे की जान ले लेता है तो डेस्पा उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे डेजा बताता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे अपने फादर को हराना है और उस किंगडम को अच्छा बनाना है, लेकिन अगर मैं उन लोगों का साथ ना देकर के गिगैन का साथ देता तो वो लोग मेरे फादर के साथ जाकर के हाथ मिला लेते। लेकिन यहाँ पे डेस्पा बोलता है कि तुमने जो भी किया वो गलत है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन ऑकिन यहाँ से कहीं नहीं जाता। वो बोलता है कि मैं तो तब भी डेजा का साथ दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि उसने जो किया है वो सही किया। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे डेजा पूछता है गिगैन से कि तुम मेरे आर्मी में शामिल होना चाहोगे या नहीं। भले तुम ना बोलो, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती अपनी आर्मी में शामिल करूंगा। बोजी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन फिर गिगैन बोजी को बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जहाँ कहीं भी रहूंगा मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा और मैं वादा करता हूँ कि मेरी वफादारी केवल तुम्हारे प्रति ही रहेगी। और फिर इसके बाद डेजा गिगैन को लेकर के और बाकी सभी मॉन्स्टर को लेकर के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फिर से चला जाता है। फिर इसके बाद डोमैस और हाकुरो जाते हैं बोजी के पास और उससे माफी मांगते हैं, लेकिन बोजी अभी भी अपनी पुरानी चीजों को भुला नहीं पाता, इसलिए वो उन लोगों को माफ नहीं कर पाता और वहाँ से भागते हुए चला जाता है। और रास्ते में फिर कागे कुछ न कुछ करके यहाँ पे बोजी का ध्यान भटकाता है ताकि बोजी फिर से खुश हो जाए। और यहाँ पे हाकुरो बोलता है कि भले ही बोजी ने हमें माफ नहीं किया, लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि बोजी अभी जिंदा है और हमें वापस से चले जाना चाहिए गेट की तरफ ताकि हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। अब यहाँ पे डेस्पा कमांडर के साथ बात कर ही रहा होता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तभी वो लोग देखते हैं कि ऑकिन को कुछ होने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है और वो अचानक से रस्सियों से आजाद हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है किंग सेथ के बारे में, जो कि पहले अंडरवर्ल्ड का बहुत ही बड़ा राजा हुआ करता था, जो कि चाहता था इमॉर्टल बनना, और उसके लिए उसने न जाने कितने ही इंसानों और मॉन्स्टर्स का खून बहा दिया। लेकिन उसको फिर ऐसा लगने लगा कि लिविंग बीइंग जो है बच्चे पैदा किया करते हैं ताकि वो लंबे समय तक जी सके, और इसलिए उसने शादी कर ली और 3 बच्चे हुए उसको। पहले का नाम था डेजा, दूसरे का नाम डेस्पा और तीसरे का नाम ऑकिन। इनमें से जो डेजा था उसके पास अपने ही फादर की तरह मैजिकल पावर थी, लेकिन डेस्पा के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सबसे कमजोर था, लेकिन उसके पास दिमाग बहुत ही तेज था। और फिर आता है ऑकिन, जिसके पास फिजिकल पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। लेकिन फिर आगे चल करके ये तीनों अपने फादर की जान ले लेते हैं, क्योंकि इनके फादर इतने ज्यादा क्रूर व्यक्ति बन जाते हैं कि वो किसी की भी जान ले लेंगे, चाहे वो इंसान हो या मॉन्स्टर, और इन लोगों को अपने ही फादर को रोकना पड़ता है ताकि ये लोग अंडरवर्ल्ड के अंदर शांति बनाकर रख सके। लेकिन जब ऑकिन 25 साल का होता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर इमॉर्टैलिटी की पावर है, और वो अपने भाइयों को बोलता है कि इसको ठीक करो, क्योंकि वो अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहता। लेकिन दोनों भाई मिल करके भी ऑकिन की समस्या ठीक नहीं कर पाते, जिसके बाद ऑकिन एक दानव में बदल जाता है जिसको बस लोगों का खून दिखता है, और हमें पता चलता है कि ऑकिन ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि अब उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, और इसलिए डेजा ने उसको बंदी बना करके रखा था ताकि वो लोगों के लिए खतरा ना बन जाए। और यहाँ महल के अंदर बोजी जाकर के अपीस से मिलता है, तो अपीस उसको सारी बात बता देता है कि महल के अंदर क्या चल रहा है और मिरांजो क्या करना चाहती है। फिर यहाँ पे अपीस रोकने की कोशिश करता है बोजी को, लेकिन वो बोजी का ऑरा देख करके डर जाता है और फिर डिसाइड करता है कि बोजी से नहीं लड़ेगा और बोजी को वहाँ से जाने देता है। और यहाँ पे अपीस भी यही सोचता है कि काश बोजी इस फाइट में जीत जाए। और यहाँ पे डोमैस और हाकुरो उस गेट तक पहुंच जाते हैं और बाद में उसको जला देते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द बोजी के पास जाना चाहिए, हो सकता है बोजी किसी मुसीबत में हो। अब हम देखते हैं ऑकिन को, जो कि सीधा चला जा रहा होता है मिरांजो के पास, क्योंकि मिरांजो ने उसे अपने पास बुलाया था, और यही कारण था कि ऑकिन ने अपने आप को आजाद करा के वो सीधा महल के अंदर जा रहा था। रास्ते में उसे बोजी दिखता है, लेकिन वो बोजी पे ध्यान नहीं देता और सीधा मिरांजो की तरफ जा रहा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मिरांजो, जो कि जोको से पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। फिर यहाँ पे जोको बोलता है कि मुझे तुम्हारा प्लान जानना है, लेकिन मिरांजो बोलती है कि तुम्हें मेरे प्लान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। जोको बोलता है कि मुझे जानना है तुम्हारा प्लान, और ऊपर से तुम अपीस को नहीं बुला सकती क्योंकि अपीस को मैंने पहले ही ठिकाने लगा दिया। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे ऑकिन आ जाता है और मिरांजो बोलती है कि अब से मेरा नया सर्वेंट ऑकिन है, और वो ऑकिन को बोलती है इन सबको खत्म करने के लिए। और यहाँ पे ऑकिन एक कैदी को घायल कर देता है, लेकिन फिर जोको देखता है कि वो अगर यहाँ से नहीं भागा तो मार दिया जाएगा, इसलिए जोको वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बोजी उसका पीछा करता है और उसका रास्ता रोक देता है। अब यहाँ पे जोको सोचता है बोजी से लड़ने की, लेकिन वो उसका ऑरा देख करके डर जाता है, और जोको सोचता है कि वो क्या करे, क्योंकि पीछे से ऑकिन आ रहा है और सामने बोजी है। तभी जोको बोजी के ऊपर जहरीले गैस से हमला करता है, लेकिन इससे बोजी को कुछ नहीं होता, क्योंकि बोजी एक जायंट है और जहरीले गैस का जायंट्स पे कोई असर नहीं होता। तभी वहाँ पे ऑकिन भी पहुंच जाता है और जोको उसको देखते ही फिर नीचे उतर के भागने लगता है, लेकिन तुरंत ही बोजी उसका पीछा करके उसे वहीं पे घायल कर देता है ताकि उसको बंदी बनाया जा सके। और यहाँ पे डेस्पा कमांडर के साथ दौड़ रहा होता है लगातार बोजी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर बोजी जो है ऑकिन से लड़ा तो बोजी मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोजी और ऑकिन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बोजी लगातार ऑकिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन इसका ऑकिन पे कोई असर नहीं होता। यहाँ पे ऑकिन भी लगातार बोजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन बोजी हर बार उसके हर एक हमले को
डॉज कर लेता है और तभी बोजी ऑकिन का स्वॉर्ड भी तोड़ देता है, लेकिन ऑकिन फिर से अपने स्वॉर्ड को रीजनरेट करके उसको नए जैसा बना देता है। फिर यहाँ पे मिरांजो बोलती है कि बोजी कभी भी ऑकिन को नहीं हरा पाएगा और यहाँ पे कागे भी जो है बोलता है बोजी से कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, तुम उसको नहीं हरा पाओगे, लेकिन बोजी ऐसा करने से मना कर देता है। फिर मिरांजो बोलती है कि बोजी सिर्फ इसलिए लड़ रहा है ताकि वो अपनी पावर दिखा सके, लेकिन कागे बोलता है कि तुम गधी हो। बोजी इसलिए लड़ रहा है ताकि वो सबकी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने ऑकिन को नहीं रोका तो वो आगे चल करके पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, इसलिए वो ऑकिन को यहाँ पे रोकना चाहता है। और ये बात सुनते ही मिरांजो को उसकी माँ की याद आ जाती है जो कि एक अच्छी इंसान थी। फिर यहाँ पे कागे बताता है बोजी को कि तुम उसको नहीं मार पाओगे क्योंकि वो इमॉर्टल है। फिर बोजी थोड़ा सा पीछे हट जाता है ताकि वो आराम कर सके, लेकिन उतनी देर में ऑकिन चला जाता है जोको के पास ताकि उसकी जान ले सके। तब बीच में फिर से बोजी आ जाता है ताकि वो जोको की जान बचा सके। और यहाँ जेल के अंदर बेबिन पूछता है किंग बोसे से कि क्या ये सब चीजें करना जरूरी था, तो किंग बोसे बताता है कि मिरांजो मेरे लिए बहुत ही खास है, इसलिए वो जो भी करेगी मैं उसमें उसका साथ दूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपीज इनको बताता है कि बोजी कहाँ पे गया है और फिर सब लोग वहीं पे चले जाने लगते हैं ताकि वो लोग इस लड़ाई में बोजी का साथ दे सके। फिर यहाँ पे किंग बोसे बताते हैं कि उनके पास्ट के समय में वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वो हर एक व्यक्ति से लड़ते थे जो अपने आप को ताकतवर बोलता था। तब वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचे थे जहाँ पे हर कोई मैजिक का इस्तेमाल किया करता था और उसी दौरान उनकी फाइट होती है मिरांजो के फादर से। उस फाइट में मैं जीत तो जाता हूँ लेकिन मिरांजो की फादर की मौत हो जाती है, लेकिन मिरांजो की माँ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे हील किया और मैं तभी से उनके साथ रहने लगा। लेकिन मुझे पता चला कि उस आइलैंड के ऊपर काफी सारे गॉड भी रहते हैं और इस आइलैंड के लोगों का लड़ाई उन गॉड के साथ लगातार चलता रहता है क्योंकि ये लोग अपनी फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन अब इनके पास आदमी कम पड़ जाते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे आइलैंड पे जाएंगे ताकि वहाँ से लोगों का सपोर्ट लेकर के आ सके। ये लोग एक ऐसे आइलैंड पे पहुंचते हैं जहाँ पे भुखमरी है, लोग की बुरी हालत है और लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मिरांजो की माँ हर किसी की मदद करती है जिनसे कि इस आइलैंड के ऊपर रहने वाले लोगों का जिंदगी बदल जाता है। लेकिन ये लोग दोगले होते हैं, ये लोग तुरंत ही गॉड के साथ मिल करके इन सभी लोगों को मरवा देते हैं और आगे चल के मिरांजो की माँ की भी जान ले लेते हैं और फिर मिरांजो को टॉर्चर किया जाता है ताकि उसकी जान ले सके। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बोजी थक जाता है ऑकिन से लड़ते हुए। तभी वहाँ पे डेस्पा आता है और बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छा लड़े और फ्यूचर में अच्छा लड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए फाइट हमें कंटिन्यू करने दो। अब यहाँ पे कमांडर सबसे पहले जाता है ऑकिन से लड़ने के लिए, लेकिन ऑकिन उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है और बाद में उसे घायल कर देता है। फिर डेस्पा ऑकिन को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही ऑकिन उसके ऊपर हमला करता है डेस्पा तुरंत ही उसका एक हाथ पकड़ लेता है और बाद में उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करने ही वाला था कि उसको अपने भाई की याद आने लगती है और वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन ऑकिन इस बात का फायदा उठा करके सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। अब यहाँ पे बोजी को ऐसा लगता है कि उसने अपने मास्टर को खो दिया। फिर गुस्से में आकर के वो लगातार ऑकिन पे हमला करने लगता है और ऑकिन को अपने से दूर कर देता है। लेकिन यहाँ पे फिर कागे बताता है कि चिंता मत करो, डेस्पा अभी जिंदा है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं ऑकिन को जो कि अपने आप को हील कर लेता है। और यहाँ पे बोजी जो है वो बहुत ज्यादा थक चुका था, लेकिन वो फिर भी लगातार ऑकिन से लड़ रहा होता है। तभी कागे फिर बोलता है ऑकिन को कि तुम मुझसे लड़ो, बोजी को छोड़ दो। और यहाँ पे फिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बोजी रोकने जाता है ऑकिन को, लेकिन ऑकिन तुरंत ही हमला कर देता है उसके पाँव पे ताकि वो हिल ना पाए। और यहाँ पे वो बोजी की जान लेने ही वाला था कि तुरंत ही हम देखते हैं कि कागे अपना बहुत ही बड़ा सा शरीर बना लेता है और बाद में निकल जाता है ऑकिन को। उन दोनों को ऐसा लगता है कि वो लोग जीत गए हैं, लेकिन ऑकिन फिर बाद में यहाँ पे कागे को चीरता हुआ बाहर निकल आता है। अब यहाँ पे हम उसी कहानी को कंटिन्यू देखते हैं। जब किंग बोसे उस विलेज के अंदर आता है तो वो देखता है कि उन लोगों ने मिरांजो की माँ की जान ले ली और ऊपर से मिरांजो के हाथ को काट दिया और ऊपर से उसके चेहरे पे से स्किन भी हटा दी है और उन लोगों ने इसको विलेज के बीचों बीच में बांध के रखा है। फिर इसके बाद बोसे को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ के हर एक लोगों की जान ले लेता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। और ये सब चीजें डायडा भी देख सकता है। और यहाँ पे बोसे मिरांजो को लेकर के जा रहा होता है एक डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर को बोलता है इसे ठीक करने के लिए। और फिर जब वो ठीक हो जाती है तब यहाँ पे बोसे डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी मिरांजो के साथ ही बिताएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑकिन ने ऑलरेडी कागे की जान ले ली है। अब वो जाता है सीधा बोजी की तरफ और बोजी की भी जान ले लेता है। और यहाँ पे डेस्पा कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं मिरांजो को जो कि अपने मिरर से बाहर आ जाती है और किसी और की बॉडी में चली जाती है और फिर वो कागे और बोजी को हील करने लगती है। लेकिन यहाँ पे डेस्पा को लगता है कि वो इन दोनों को मारना चाहती है। जैसे डेस्पा उसका हाथ छूता है फिर उसको पता चलता है कि इन दोनों को हील कर रही है। लेकिन जब वो उसका हाथ छूता है तो डेस्पा थोड़ी देर के लिए एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे वो मिरांजो की सारी बैक स्टोरी को देख पा रहा था। फिर वो अचानक से अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाता है जहाँ पे बोजी भी उसके साथ होता है और ये दोनों देखते हैं कि नीचे कागे है और उसके बीच में एक रिवर है और रिवर के उस साइड पे उसकी माँ खड़ी है। डेस्पा समझ जाता है कि ये जगह मौत और जीवन के बीच की एक लाइन है, यानी कि अगर कागे ने रिवर को पार किया और वो अपनी माँ के पास गया तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर वो रिवर के दूसरे साइड रहा तो जिंदा रहेगा। फिर यहाँ पे कागे रिवर को पार करके अपनी माँ की तरफ जाने लगता है, लेकिन तुरंत ही ये दोनों आवाज लगाते हैं कागे को, लेकिन इनकी आवाज जो है कागे तक नहीं पहुँचती। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि मिरांजो आ जाती है, वो कागे को रोकती है और फिर पूरी बात बताती है, जिसके बाद कागे को बोजी की याद आने लगती है और फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं अभी आपके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त की मदद करनी है। और फिर इसके बाद कागे मिरांजो को थैंक यू बोलता है और बोजी की तरफ चला जाता है। अब इधर पे हम देखते हैं डायडा को, उसके हाथ में जो मिरांजो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है और उसका हाथ पाँव भी ठीक हो जाता है और उसका चेहरे से मास्क भी हट जाता है। और ये चीज एक्चुअली में दिखाई जाती है मिरांजो के मेंटल स्टेट को। इसका मतलब ये है कि मिरांजो अब धीरे धीरे अंदर से ठीक हो रही है और यही कारण है कि मिरांजो
मिरांजो यहाँ पे ठीक हो चुकी है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद मिरांजो यहाँ से गायब हो जाती है और डायडा फिर से अकेला पड़ जाता है। अब हम देखते हैं इस रियल वर्ल्ड में कि ओकिन इन तीनों के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तुरंत ही मित्सुमाता आ जाती है इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। वो लगातार यहाँ पे ओकिन से हमला करती है और ओकिन को पीछे भी करती है, लेकिन ओकिन बाद में जीत जाता है और फिर यहाँ पे लगातार मित्सुमाता को घायल कर देता है। फिर इसके बाद वो लगातार मित्सुमाता का खून पीने लगता है और मित्सुमाता की जान जाने ही वाली थी कि उतनी देर में वहाँ पे बेबिन आ जाता है। वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करके उसे दूर कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये तीनों भी आ जाते हैं। फिर ये लोग मिल करके एक साथ हमला कर रहे होते हैं ओकिन के ऊपर, लेकिन इन चाहे कितना भी हमला कर ले ओकिन का इस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ओकिन इमोर्टल है, यानी कि वो अपने आप को बार बार रीजनरेट कर लेता है। और इसके बाद ओकिन इन लोगों को ढंग से पेलता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम लोग हार नहीं मान सकते, हमें इस फाइट को जीतना ही होगा क्योंकि बोजी की जान खतरे में है। और यहाँ दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि रिवर के उस पार बोजी की माँ और मिरांजो की माँ एक साथ खड़ी है और दूसरी तरफ मिरांजो है। यहाँ पे बोजी जैसे अपनी माँ को देखता है और रोने लगता है और अपनी माँ के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करता है। और बोजी यहाँ पे सोचता है कि काश वो अपनी माँ से मिल पाता। तब डेस्पा उसको बोलता है कि रोना बंद करो और अपने आप को संभालो, तुम्हें भी पता है कि ये चीज रियल नहीं है। यहाँ पे मिरांजो की माँ उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो यहाँ पे बोजी की माँ उसको बोलती है कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी बेटी इस रिवर को पार नहीं कर पाएगी और कभी भी तुमसे नहीं मिल पाएगी। फिर हमें पता चलता है कि जब मिरांजो मरने वाली थी तब वहाँ पे एक डीमन आता है और मिरांजो उसको बोलती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। तो डीमन उसकी सोल को एक मिरर के अंदर कैद कर देता है, लेकिन डीमन बोलता है कि अगर इसके बाद कभी भी तुम आगे चल करके मरती हो तो तुम्हारी सोल मेरे हवाले हो जाएगी। और यही कारण है कि मिरांजो मर नहीं सकती है, क्योंकि अगर मिरांजो यहाँ पे मर गई तो उसकी सोल चली जाएगी डीमन के पास और डीमन लगातार उसे टॉर्चर करेगा। इसलिए मिरांजो फिर अपने आप को रियल वर्ल्ड में वापस ले आती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में आने से पहले यहाँ पे बोजी जो है वो मिरांजो की सारी कहानी देख लेता है उसके पास्ट में जा करके, और फिर उसे पता चलता है कि मिरांजो दिल की बुरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे फिर बोजी मिरांजो को माफ कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चारों ओकिन से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घायल हो जाते हैं और अब इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग ओकिन से लड़ सके। और जैसे ही बोजी को होश आता है वो तुरंत ही ओकिन से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन इस बार यहाँ पे किंग बोसे आ जाता है और वो तुरंत ही वहाँ पे आकर के सबसे पहले बोजी को मारता है और अपने से दूर कर देता है। न केवल उसको बल्कि बाकी सबको भी वहाँ से दूर फेंक देता है। और फिर किंग बोसे अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके एक ही बार में सबको हील कर देता है। और यहाँ पे फिर ओकिन लगातार किंग बोसे के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन किंग बोसे की बॉडी को उसके स्वॉर्ड से कुछ नहीं होता। फिर इसके बाद किंग बोसे जैसे ही ओकिन के ऊपर हमला करता है वो उसकी आधी बॉडी को उड़ा देता है और इसके बाद उसको चपटा बना देता है। लेकिन ओकिन बार बार अपने आप को हील कर रहा था, तो किंग बोसे को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही ओकिन को चपटा बनाता है और बाद में उसे एक बॉल के शेप में ले आता है। उसके बाद वो धरती में से एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा उखाड़ करके उसमें एक छेद करता है और ओकिन की पूरी बॉडी को उसके अंदर डाल करके उस छेद को भर देता है और इसी तरीके से उसने ओकिन को हरा दिया। फिर इसके बाद बोसे तुरंत ही मिरांजो के पास जाता है और मिरांजो उससे माफी मांगती है सब करने के लिए, लेकिन बोसे बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ये सब चीजें मेरे लिए की हैं। अगर मैंने तुम्हें रोका होता गलत काम करने से तो आज तुम ये नहीं करती। लेकिन चिंता मत करना, मैं अपनी लाइफ की आखिरी लड़ाई करने वाला हूँ और अगर मैं इसमें हार जाता हूँ तो हम दोनों इस दुनिया को छोड़ करके एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोसे को नहीं पता कि मिरांजो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपनी सोल को डीमन को बेच दिया है। और यहाँ पे बोजी सबको बोलता है कि आज जो लड़ाई है वो मेरे फादर और मेरे बीच में है, इसलिए कोई भी बीच में नहीं आएगा। अब यहाँ पे बोजी अपने फादर से इसलिए लड़ रहा है ताकि वो अपने भाई की बॉडी को वापस पा सके और उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि बोजी जो है वो अपने फादर के बड़े वाले फिगर को सोचते हुए लड़ाई कर रहा है। यहाँ पे बोजी अपने हर एक फादर के अटैक को डॉज कर लेता है और बाद में अपने फादर के हथियार को तोड़ देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किंग बोसे बहुत ज्यादा थक जाता है, वो अब लड़ने की हालत में नहीं था और बोसे जब हार मान लेता है तब वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके आंखों में से खुशी के आंसू गिर रहे थे। वो इसलिए खुश होता है क्योंकि उसके बेटे ने उसको हराया है। और यहाँ पे मिरांजो जो है वो बोसे को देख करके एक बात समझ जाती है कि बोसे को इस दुनिया में वापस नहीं आना था, वो तो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मिरांजो ऐसा चाहती थी। और फिर इसके बाद मिरांजो जो है वो बोजी को बोलती है कि मिरर को तोड़ दो, तभी जाकर के हमारी सोल यहाँ से जा पाएगी और डायडा फिर से अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। और फिर बोजी वैसा ही करता है, जिसके बाद मिरर टूटते ही उन दोनों की सोल वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे वो डीमन आ जाता है और वो जाकर के मिरांजो की सोल को खा लेता है। लेकिन ये लोग इस डीमन को यहाँ से जाने नहीं देते और तुरंत ही डीमन का जो सिर होता है वो काट देते हैं। और फिर यहाँ पे डेस्पा जो है वो डीमन को बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा सिर वापस चाहिए तो तुम्हें हमारी एक विश को पूरा करना होगा। और यहाँ पे डेस्पा अपने भाई को ठीक करने के लिए बोलने ही वाला था कि उससे पहले डायडा उसको बोल देता है कि जा करके मिरांजो की सोल को वापस कर दो और उसको फिर से जिंदा कर दो। और यहाँ पे जैसे ही मिरांजो जिंदा होती है तो डायडा से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो तुम्हारे लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर दी। तो यहाँ पे डायडा बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसलिए तुम्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। और इसके बाद डायडा सबसे माफी मांगता है और बोलता है कि अगला राजा बोजी को बनना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि बोजी के साथ क्या क्या हुआ है और उसने कितना सहा है। और अब फाइनली बोजी का सपना पूरा हो जाता है और उसको नया राजा बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कागे को ऐसा लगता है कि अब बोजी को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कागे महल से चला जाता है। लेकिन इसके बाद जो है बोजी लगातार महल में ढूंढने लगता है कागे को, लेकिन उसे कागे कहीं नहीं मिलता। फिर बोजी उदास हो जाता है। तब उसकी माँ उसके पास आती है और बोलती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल चाहता है, ना कि वो
करो जो सब लोग चाहते हैं। देखो मुझे पता है कि तुम्हें असली खुशी कहाँ मिलती है। तुम्हें अगर कागे को ढूंढना है और कागे के साथ रहना है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। और इसके बाद बोजी खुश हो जाता है और सीधा भागते हुए चला जाता है कागे के पास, जहाँ पे कागे अभी के लिए रह रहा है। और ये दोनों जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं, दोनों खुशी से रोने लगते हैं। फिर यहाँ पे कागे बताता है कि तुमने पर ऐसा क्यों किया, तुम मेरे लिए किंगडम को छोड़ करके क्यों आ गए, ये तो तुम्हारा सपना था ना। तो बोजी बोलता है कि मेरा सपना वहीं पे है जहाँ पे तुम हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक नई जर्नी के ऊपर जाएं और फिर मैं अपना एक नया किंगडम बनाऊं अपने फादर की तरह। इसलिए यहीं से इन दोनों की नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हमारी ये सीरीज खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा।